नमस्कार टू सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्र। आज का सेशन हमारे प्रिय मेंटर संदीप त्यागी जी लेने वाले हैं। और इनसे हमने तीन चार बार पूछा, सर आप ऐसा कुछ दीजिए कि जो अभी यूट्यूब में नहीं है, या है भी तो उस तरीके से डिस्कस नहीं किया गया। तो सर, और बहुत दिन तक टाइम लेने के बाद सर ने बोले लघु पराशरी कैसा रहेगा। एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। 40 श्लोक। और लोग सोचेंगे कि 40 श्लोक में क्या प्रोडिक्शन होगा। तो उसका एक छोटा सा नमूना आज संदीप जी को मैं बुला के कहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट को अपने ज्ञान से और अपने रिसर्च से, वाई रिसर्च, बिकॉज वो श्लोक अगर 100 बुक में लिखता है तो 100 बुक में अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया गया है। उसका परफेक्ट इंटरप्रिटेशन शायद ही किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल सकता है। और उसका नाम अभी तक मैं भी नहीं जानता, बिकॉज आई हैव रेड हर जगह अलग अलग प्रेजेंटेशन है। सो संदीप जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए और हम लोग को एनलाइटन करिए। प्लीज वेलकम, स्टेज इज योर्स। नमस्कार दोस्तों। वेलकम। सी यू अगेन, गुड टू सी यू अगेन, बड़ा मजा आया। अ, आज का टॉपिक असल में मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जब मैं उस स्टेज पे था जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और सीखने के बाद उसको लगाने की कोशिश की। और मैं बीएनएन मुझे नहीं मालूम, आप लोगों की तरह मैं भी सूरज का स्टूडेंट हूँ। पर पराशरी और जैमिनी मैंने सीखी और काफी डिटेल में सीखी। सीखने के बाद लगाने की कोशिश करी, जैसे आप लोगों के सवाल भी थे आज, वही था कि भाई एक सूत्र सीखा, अब उसको लगा के देखें तो क्या निकल रहा है ना। तो जब मैंने लगाना शुरू किया, और शायद पराशरी में सबसे जटिल अगर कोई चीज है तो वो विंशोत्तरी दशा से फल निकालना। उसी में हम घूमते रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्रों में, करीब करीब तकरीबन सारे ही शास्त्रों में, चाहे आप फल दीपिका पढ़िए, आप उत्तर अकाल मित्र पढ़िए, आप बृहत पराशरा होरा शास्त्र पढ़िए, और बहुत से भी जो इस तरह के शास्त्र हैं, उनमें करीब करीब कारकत्व तो सबने बताए, गुण धर्म ग्रहों के सबने बताए, भाव और राशियों की क्या सिग्निफिकेशंस हैं वो भी सबने बताई। तो वो सब तो वहां अवेलेबल है। फिर ऑलमोस्ट करीब करीब हर इस तरह की किताब में आपको ये भी मिल जाएगा, भाई सूर्य पहले घर में है तो क्या है, सूर्य दूसरे भाव में, तीसरे भाव में राहु केतु वगैरह वगैरह। पर जब उनको हम लगाने लगते हैं तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई हम कुछ बोलें किसी को तो वो वैसा निकलता नहीं कई बार। तो इसमें दशाफल शायद पराशरी ज्योतिष में दशाफल सबसे जटिल सब्जेक्ट है, इज द टफेस्ट टू मास्टर, राइट। एंड इट टेक्स इयर्स फॉर पीपल टू कम टू टर्म्स विद हाउ टू अंडरस्टैंड कि एक इस दशा अंतरदशा का फल कैसे प्राप्त होगा और क्या फल प्राप्त होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखा गया कहीं पर भी। लघु पराशरी एक ऐसी किताब है जहां पे कुछ इस तरह का बताया गया। क्यों? क्योंकि उसका जो लास्ट चैप्टर है वो अंतरदशा फल के बारे में बात करता है। तो वहीं से सबने पकड़ लिया कि भाई बस ये शायद यहां पर सब कुछ दिया हुआ है और इसी को हम फॉलो करते हैं। और कुछ हद तक वो सही है, लेकिन कई मायनों में वो गलत हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा टाइम इसी पे लगाएंगे कि एक्चुअली लघु पराशरी क्या है, और उससे व्हाट इज इट दैट वी शुड टेक आउट ऑफ इट, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू माय माइंड। मैं भी बहुत इसमें पजल रहा, बहुत मैंने कोशिश करी, बहुत मैंने चार्ट्स पे लगाया। फिर मैंने, मुझे अच्छे से याद है, कोई 2 साल पहले मैंने 2 महीने तक कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ लघु पराशरी पढ़ी। और लघु पराशरी शायद अगर 7 या 8 अच्छे विद्वानों ने लिखी है, अच्छे स्कॉलर्स ने लिखी है, तो मैंने सारे वर्जन्स मंगाए। और हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग इंडियंस हैं, हमें ना एक बड़ी हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन शास्त्रों का इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्सेस हिंदी ट्रांसलेशन और कमेंट्री, उसमें बहुत फर्क है। श्लोक एक है जो संस्कृत है, संस्कृत से देवनागरी निकली, देवनागरी से हम जो आज हिंदी बोलते हैं वो निकला। तो हिंदी क्लोजेस्ट है उसके। और हिंदी की जो शब्दावली है, जो हिंदी की रेंज ऑफ वर्ड्स है,
चीजों को एक्सप्रेस करने की, वो इंग्लिश में उतनी नहीं है। या मैं ऐसे कहूं कि हमें नहीं पता है ना। शशि थरूर जी को पता है, पर हमें नहीं पता ग्रेट। है, राइट। इंग्लिश की ही इज द मास्टर ऑफ इंग्लिश। शायद अगर वो ट्रांसलेशन करें किसी शास्त्र का, तो शायद बड़ा नजदीकी मीनिंग हमें पता लगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बाकी कॉन्टेक्स्ट भूमिका मैंने आपको दी। लेट मी शेयर अ स्मॉल प्रेजेंटेशन आई पुट टुगेदर फॉर यू, सो दैट हम सबको समझने में आसान हो और हम फॉलो कर सकें। ज्यादातर प्रेजेंटेशन हिंदी में है। मैं हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोलूंगा, सो दैट वी आर ऑल, जो हम कॉमन भाषा आज बोलते हैं, और हमारे ग्रुप में क्योंकि कोई बहुत फॉरेनर्स नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व था कल, और ये पूरी सीरीज गुरु पूर्णिमा की है। तो गुरु का मैं मतलब सोच रहा था, और गुरु का मतलब बड़ा सिंपल है, जो अंधकार मिटाए। अब उन्होंने इतना बोल के ना छोड़ दिया, गुरु बता दिया, और जो अंधकार मिटाए। तो अंधकार बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ये मेटाफोर है, ये एक तरह का सूचक है। तो जो भी चीज अंधकार मिटाए वो गुरु है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास अर्जुन पाई जी आए थे। अर्जुन पाई साहब ने दो मंत्र बताए थे, राइट। तो मैं वही उन्हीं के बारे में सोच रहा था, और मैं उसको इस चीज से कनेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहला जो अंधकार जीवन से मिटता है, वो तो सूर्य मिटाते हैं। और एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं जब सूर्य की स्टडी कर रहा था और उनकी मैं माइथोलॉजी पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे जितना ज्योतिष है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लिखा तो बहुत बाद में गया, पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से ट्रांसफर होता था। तो स्टोरीज सुनाते थे ऋषि, अपने स्टूडेंट्स को स्टोरीज सुनाए तो बताते थे। कहानियां आपको याद हो, अगर हमारे जीवन में हम देखें तो अमरचित्र कथा होती थी, राइट, या जातक कथाएं होती थी। ये सारी कथाएं जो हैं, ये कहानी थी, लेकिन कहानी के अंदर एक बड़ा मूल सिद्धांत छुपा होता था, और उससे हम कुछ सीख लेते थे। तो सूर्य भगवान के बारे में कहा गया कि एक ऋषि के पास एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपनी तमाम पढ़ाई पूरी कर ली, और उन्होंने बोला कि अब मेरे को अल्टीमेट ज्ञान चाहिए, मेरे को नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि वो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है। इतना बोल के उन्होंने उनको भेज दिया। ये वापस आ गए, इन्होंने बहुत सोचा, बड़ा ये परेशान हुए। तो इन्होंने फिर अपनी कुंडली बना के देखी, तो कुंडली में देखा कि सूर्य नाराज बैठे थे। तो इन्होंने सूर्य की आराधना करी। इन्होंने कहा, सूर्य जो प्रकाश लाते हैं सारी दुनिया में, तो वो इस मामले में मेरे लिए भी प्रकाश ला सकते हैं। तो उन्होंने उनकी आराधना करी, पूजा करी, तो सूर्य भगवान खुश होकर प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी कुंडली में नाराज बैठे हो, और मुझे अल्टीमेट ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप कृपया मेरी कुंडली में मुस्कुरा दीजिए, और मेरे को अपनी अच्छी और बड़ी सौम्य निगाह से मेरी कुंडली को ब्लेस करिए। सूर्य भगवान खुश हुए। उन्होंने मां सरस्वती को बुलाया, और बोला कि आज के बाद मां सरस्वती ही तुम में बैठेंगी। तो फिर वो बंदा जो है बहुत बड़ा बाद में ऋषि बना। अब इसमें, ये तो कहानी हो गई, ठीक है, ये तो कहानी हो गई, पर इसमें एक मूल्य सिद्धांत है। मूल्य सिद्धांत क्या छुपा हुआ है? कि सूर्य ही सारी दुनिया में सारे अंधकार को गायब करते हैं। अंधकार भूतों से एसोसिएटेड है, बड़े बड़े डर से एसोसिएटेड है, राइट। मून जब चंद्र जब अंधकार में चला जाता है तो मन विचलित हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सूर्य उसको ठीक करते हैं। तो सूर्य भगवान का इसलिए भी नॉलेज से बहुत बड़ा, और सबसे बड़े अंधकार को मिटाने वाले गुरु भी वही है। माँ सरस्वती के बारे में तो खैर हम क्या ही बोले। माँ सरस्वती हैं। सरस्वती और लक्ष्मी जी का बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, आप सबको पता होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पर ये दोनों एक जगह नहीं रहते। जहां सरस्वती रहती हैं वहां लक्ष्मी का निवास नहीं हो पाता, और जहां लक्ष्मी रहती है वहां सरस्वती का निवास नहीं हो पाता। क्योंकि ये दोनों अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सत्व है और एक जो है तमो है।
तो ये गुण एक साथ नहीं चलते। तो मां सरस्वती विद्या लाती हैं और विद्या से सारे भ्रम का अंधकार दूर होता है। तो इसलिए इनका नमन करना, इनके इनकी इनके इनको याद करना, शायद इसीलिए अर्जुन पाई सर ने भी हमें उस दिन इन्हीं के बारे में कुछ कुछ बताया था। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ओकेजन ऐसा है, तो ओम गुरुभ्यो नमः बोले तो हम बिना कुछ शुरू कर भी नहीं सकते। उन गुरुओं के लिए मेरे तरफ से जिन्होंने मेरे को सब सिखाया। मार्क बोनी सर, जिनसे आप मिल चुके हैं, जो राव साहब के स्टूडेंट थे। पेनी फैरो, जो अमेरिकन हैं, पर जैसे मैंने बोला कि मेरी शायद प्रारब्ध ही ऐसा था कि मैंने ज्योतिष उनसे पढ़ी जो विदेशी हैं। और ये विदेशी ऐसे हैं कि जब मैं इनसे वाकिफ हुआ तो इनसे ज्यादा सनातनी मैंने किसी को नहीं पाया। हमारे यहाँ भी मैं उतने सनातनी नहीं देखता जितना ये लोग उसे फॉलो करते हैं। और अखिला मैम भारतीय विद्या भवन की फैकल्टी हैं, शायद कुछ दिनों में उनका भी लेक्चर होगा। वो भी राव साहब की शागिर्द हैं डायरेक्ट, और उन्होंने राव साहब के नीचे ही सारी ज्योतिष की रिसर्च करी 40 सालों से। मेरा फॉर्चून फॉर्चून रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा, आज भी उनके साथ सीखता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु पराशरी का नाम उदू दया प्रदीप है। उदू का मतलब है नक्षत्र, दया का रेफरेंस है दशा, और प्रदीप इज लाइट या टॉर्च। तो बेसिकली नक्षत्र बेस्ड दशा के ऊपर इन्होंने कुछ रोशनी डाली है। उन्होंने नाम में ही इसका एक बेसिक हमें इंडिकेशन दिया। और शायद इसीलिए बहुत लोग और अक्सर इसको इसलिए पढ़ते हैं कि भाई हमें शायद दशा सिस्टम का एनालिसिस करना समझ में आ जाए, और फिर उसमें हम खो जाते हैं। तो आज हम यही कुछ बातें करेंगे कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हर जो शास्त्र है उसका जिसने भी लिखा उसको लिखने के पीछे कोई उद्देश्य रहा। तो लघु पराशरी का क्या उद्देश्य है, जिसको हमने जिसका नाम तो उदुदय प्रदीप बोला गया, पर चलित भाषा में उसे लघु पराशरी कह दिया गया। क्यों, हम ये भी देखेंगे। और इसका सार और कुछ मूल भाव के बारे में बात करेंगे। सारे 42 वर्सेस तो हम नहीं कर सकते आज, और ना वो इंटेंशन भी है। पर हाँ, जो मेन कोर पॉइंट्स हैं और जिनके अराउंड बहुत सारा कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं थोड़ा सा दूर कर सकूं, या जैसे मैंने समझा है उस वो मैं आपको कन्वे कर सकूं। ज्योतिष एक जिगसॉ पजल है। पूरी की पूरी आप बृहत शास्त्र पढ़ लीजिए, आप उत्तराकाल मित्र पढ़ लीजिए, आप सरावली पढ़ लीजिए, आप सारी किताबें पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने के बाद भी हम समझ नहीं पाते कि कहां से पकड़ें और कहां से इसकी एनालिसिस करें और कैसे किया जाए। इसमें राव साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि राव साहब के जो गुरु थे स्वामी भास्करानंद जी, उन्होंने उन्हें कुछ अपनी तरफ से चीजें बताई। तो राव साहब का कह राव साहब की स्टोरी थी कि वो एक टाइम पे ज्योतिष छोड़ देना चाहते थे। वो कहते थे इसमें कुछ नहीं निकल रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं इतना समय लगाता हूं, इतना इसमें मैं एनर्जी देता हूं, मैं छोड़ देता हूं। तब उन्होंने इनको बोला कि नहीं, आप करिए। अब क्योंकि ये जिगसॉ पजल है और हमारा काम है कि एक एक पीस जो अलग अलग दिख रहा है उसको जोड़ के एक कहानी निकालना और वहां से उसको समझना कि ये है क्या। अब जैसे ही हम बात करते हैं समझने की, जैसे ही हम बात करते हैं चीजों को जानने की, तो हमारे पास आपके जहन में कौन से दो ग्रह आते हैं? या तो गुरु आएगा या आएंगे बुद्ध, राइट। सही बात। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आप ज्योतिषी देखोगे और अगर उनका चार्ट आपके पास है, उसमें गुरु और बुध दोनों बहुत अच्छे दिखाई देंगे। ज्यादा क्यों देखना, कहीं गुरुवर के एन राव का ही चार्ट अगर हम देखें तो आप देखिए जुपिटर उच्च का होके केंद्र में बैठे, उनके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं है, और मरकरी भी उच्च के होके बैठे हैं।
तो दोनों प्लेनेट, मरकरी इंटेलेक्ट और हमारी एनालिटिकल एबिलिटी, किसी चीज को देख के उसको एनालिसिस करके उसका ब्रेकडाउन करना, और जुपिटर जो चीजों का सार निकालता है, सारी पढ़ाई लिखाई का जो विजडम है वो जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं. सो विद जुपिटर एंड मर्करी एग्जॉल्टेड इन अ चार्ट, राइट, एंड अगर बाकी कॉम्बिनेशंस भी हैं, देन एस्ट्रोलॉजी और एनी हायर लर्निंग becomes possible, right? Let us move on. तो हम शुरू करेंगे कि किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं, अगर इफ यू रीड एनी बुक, तो आप पहले खोलते हैं तो उसमें चैप्टर्स आते हैं, कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. आज के मॉडर्न राइटिंग में वो एक तरह का स्ट्रक्चर या फ्लो बताता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है. इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद उसका प्रीफेस होता है, फिर इस तरह से किताब आगे बढ़ती है. हर शास्त्र भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी ऐसे ही बढ़ता है आगे. शास्त्रों में फर्क ये है कि वो हमेशा एक पहले प्रेयर से शुरू होते हैं, वो भगवानों के नाम पे, कि ये जो विद्या हम ग्रहण करने जा रहे हैं, हम इतने इतने भगवानों को याद कर रहे हैं. सबसे पहला श्लोक हमेशा एक प्रेयर होगी. उसके बाद इंटेंट आती है उसकी, कि मैं ये बता क्यों रहा हूं किसी को. आप देखिए तो पूरी बृहद पराशरा होरा शास्त्र, महर्षि पराशर और मैत्रेय के बीच में एक डायलॉग है. वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, तो वो प्रेयर करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं, क्या बताता हूं, और इस तरह से फिर वो आगे बढ़ती है. लघु पराशरी की भी इंटेंट क्या है हम देखेंगे, और लघु पराशरी में खास तौर से जैसे ही इंटेंट खत्म होती है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉर्ड्स के बारे में चला जाता है. ठीक है. तो यहां पे कहीं पे सिग्निफिकेशंस, कारकत्व, उनकी कोई बात नहीं होती. ये सीधा सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉर्ड्स करते हैं. क्लासिफिकेशन लॉर्ड्स बेसिस द हाउस लॉर्डशिप. उनकी जो लॉर्डशिप होगी, वो उस तरह का रिजल्ट आपको देंगे. फिर वो सीधा राजयोग की बात करने पे आ जाते हैं. वो सीधा फिर डिफाइन करते हैं, केंद्र धर्म कर्म अधिपति योग से शुरू करते हैं, और फिर वो केंद्र और त्रिकोणों के राजयोग की ही बात करी गई है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, कहीं भी लघु पराशरी में धन योग की बात नहीं, सिर्फ राजयोगों की बात करी गई है. तो ये चीज एक जहन में रखना, जब आप आगे बढ़ रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर वो लॉन्जिविटी पे आ जाते हैं. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने इंटेंशन बताई, क्लासिफिकेशन लॉर्डशिप के, राजयोग बता दी, फिर आप सडनली एकदम लॉन्जिविटी कहां से आ गया टॉपिक यहां पर. और वो लॉन्जिविटी का टॉपिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ भावों के लॉर्ड्स को मारक बताया, और ये शायद पराशरा होरा शास्त्र में भी है, तो उन्होंने वो रिपीट करी है बात यहां पर यहां पे उसको रिपीट करने की इंटेंट बड़ी अलग है. जो मारक भाव है, और अब हम देखेंगे आने वाले थोड़े से समय में, मारक भाव राजयोग नहीं बना सकते. सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड धनयोग बना सकता है, लेकिन राजयोग नहीं बना सकता. एट्थ लॉर्ड तो खैर, और सेवंथ लॉर्ड भी केंद्र लॉर्ड है, लेकिन क्योंकि वो मारक है, तो उसका बना केंद्र और त्रिकोण का राजयोग सबसे लोएस्ट कैटेगरी का राजयोग बताया गया, क्योंकि वो कभी भी पलट सकता है. तो मारक बीच में लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मारक ग्रहों की नेचर ऐसी है कि उनका पर्पस है विघ्न पैदा करना. अब वो मारेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपको बिल्कुल साहब, जिसे कहते हैं कि मारक हो गया तो डेथ आ जाएगी. इट्स नॉट अबाउट डेथ, बट इट्स अबाउट, जिसे कहा गया ना, मृत्यु तुल्य कष्ट. ये कष्टदायक होते हैं, ये आसानी से आ, नहीं कुछ होने देते. और लास्ट में फिर उन्होंने दशा, अंतरदशा की गाइडलाइंस दी, कि जब इस लॉर्ड के अंदर ये दशा चलेगी तो उसका दशा फल कैसा होगा, एक्सेट्रा. अगर आप इसकी स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो जो श्लोक अंतरदशा वाले हैं वो आप आराम से फिर पकड़ लेंगे. तो इसलिए वहां तक हम नहीं जाएंगे. सबसे पहले प्रेयर बोली गई. छूटते ही सेकंड श्लोक में, दूसरे श्लोक में, उन्होंने सीधा शुरू किया वयम. वयम मतलब वी. इसका मतलब
इस किताब का कोई एक ऑथर है ही नहीं। ये एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने अपने डिस्कशन और डिबेट से जो प्रिंसिपल्स निकाले, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, आप लोग सब बीएनएन और हम लोग सब सीखते हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं, सूरज जी एक श्लोक, एक कोई सूत्र बताते हैं, उसका फिर डिस्कशन करते हैं आप लोग। इसी तरह से जब आप सोचिए कि 4 5 6 8 बिल्कुल प्रकांड पंडित जो पराशरा होरा पकड़ चुके थे, उन्होंने बोला कि जो ऋषि पराशर का होरा शास्त्र है उसको ही पकड़कर हम अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से ये किताब उदुदया प्रदीप बना रहे हैं, फॉर नोअर्स ऑफ डेस्टिनी, मतलब बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए, और उनके डिलाइट और एंजॉयमेंट के लिए, कि उन्हें पढ़ के कुछ ऐसा लगे, कुछ ऐसा मिले कि भाई इसका निचोड़ हमें मिल सका। तो ऑथरशिप स्टैब्लिश हो गई बड़ी क्लियरली कि भाई ये एक इनका इसका कोई एक ऑथर नहीं है। ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने डिस्कशन डिबेट करके पराशरा होरा शास्त्र के बारे में वहां से कुछ ऐसी चीजें निकाल के देने की कोशिश की जिससे कि आने वाले एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स और एस्ट्रोलॉजर्स को मदद मिल सके। जब और आगे बढ़ते हैं तो चौथे ही श्लोक में वो साफ कर देते हैं कि सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड प्लैनेट्स, जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेशंस जो पहले दी गई हैं ऑलरेडी, जो इतनी डिटेल में दे दी गई हैं, उनको हम सिर्फ एक कंसाइज कंपाइलेशन या सिंथेसिस की तरह बता रहे हैं। क्योंकि ये सिंथेसिस है, क्योंकि ये संग्रह किया गया है बहुत सारी चीजों का, तो इसीलिए इसका नाम लघु आ गया। लघु मतलब छोटा। पराशरी, उन्होंने बोला भाई पराशरी के ही सिद्धांत है सारे, तो इसलिए ये पराशर का छोटा फॉर्म है, ये कुंजी है हमारी, राइट, जिसे हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे। आगे चलते हैं तो अगले 8 श्लोकों में या 9 श्लोकों में वो सिर्फ इन लॉर्ड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं कहीं पे कुछ चीजें बहुत डिफरेंट हैं जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में नहीं है, पर उनको ठीक से समझना जरूरी है। पहले वो सबसे कहते हैं कि भाई त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं, और यहां पर लग्न, फिफ्थ एंड नाइन्थ, 1 5 9 को त्रिकोण बोला गया, वो कहते हैं ये हमेशा शुभ ही करेंगे। तो अगर आपकी फिफ्थ की दशा चल रही है, या लग्न लग्नेश की दशा चल रही है, या नवमेश की दशा चल रही है, तो जो उसका ओवरऑल दशा पीरियड है उसमें शुभ होगा, उसमें खराब नहीं होगा। अब क्या हम इसको पूर्ण तरह से मान लें कि जब भी हम महादशा की बात करते हैं तो एक ध्यान रखना चाहिए, महादशा लंबी होती है, पर इन्होंने और भी कैटेगराइजेशन करी है, तो क्या हर लग्नेश की और हर पंचमेश की और नवमेश की दशा हमेशा ही बहुत अच्छी होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरदशा भी अपना काम करती है। फिर उन्होंने बोला केंद्र, केंद्र को इनका इन्होंने इंडिकेट किया। क्यों? क्योंकि लग्न को जब त्रिकोण में डाल दिया तो केंद्र में लग्न को नहीं डाला। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा ये मानते हैं कि भाई लग्न तो केंद्र और त्रिकोण दोनों है, ट्रू सर। पर लघु पराशरी में उन्होंने बड़े धीरे से, बिना कहीं बहुत जोर दिए, उन्होंने बोला केंद्र चौथा, सातवां और दशम भाव है, और बोले ये शुभ नहीं है, ये पाप नहीं है, ये सम भाव है। सम मतलब एवरेज, राइट। तो हम डेफिनेशंस पे अभी ध्यान देंगे क्योंकि आगे फिर इन्हीं को वो रेफरेंस दे के बता रहे हैं। केंद्र के बाद इन्होंने बोला कि साहब त्रिकोण और केंद्र के लॉर्ड्स जब अगर कोई संबंध बना ले, संबंध होता है या तो वो म्यूचुअल एस्पेक्ट से हो जाए या वो युति से हो जाए, युति पराशरी वाली ना, बीएनएन वाली नहीं, या वो परिवर्तन से हो जाए, या चौथा होता है क्षेत्रीय संबंध हो जाए। क्षेत्रीय संबंध मतलब जो डिस्पोजिटर है वो ही उस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर दे। भाई मार्स जो है वो जुपिटर के हाउस में बैठे हैं और जुपिटर उसी को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे क्षेत्र में है और मैं उसको देख रहा हूं, तो ये भी एक संबंध बताया गया। तो इन संबंध जब ये बनते हैं तो राजयोग का निर्माण हो जाता है। यहां से वो सारी बात उन्होंने लघु, ये सब पराशरी से ही आ रहा है।
पराशरी में इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं दिया डिटेल में, सिर्फ एक या दो श्लोकों में उन्होंने बता के छोड़ दिया। यहां पे उन्होंने डिटेल में बताया कि जब भी कोई केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का संबंध होगा, राजयोग का निर्माण होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि इन्होंने छूटते ही राजयोग पे फोकस किया है। अगला चलें तो ये कहते हैं त्रिषडाय। त्रिषडाय 3, 6 और 11 को बोला गया। त्रि 3, षड 6, आय 11, क्योंकि वो आय का भाव होता है। पर इन्होंने बोला ये हमेशा पाप देते हैं, पाप फल देते हैं। इनके फल ना तो सम है ना शुभ है, पाप है, इनऑस्पिशियस है। इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा टाइम कि भाई क्या है ये त्रिषडाय और ये पाप क्यों बोला गया इनको। हमें त्रिक मालूम है, जिन्होंने पराशरी पढ़ी है, 6, 8, 12। पर ये तो 3, 6, 11 को इन्होंने बता दिया कि ये तो कष्टदायी है। यहां तो 8वें और 12वें की बात ही नहीं करी। तो इसका मतलब कुछ तो है जो वो बताना चाह रहे हैं। आगे हम चलते हैं तो फिर वो कहते हैं दूसरा और 12वां वो सहचर लॉर्ड्स होते हैं। उनके उनके जो भावाधिपति हैं उनको सहचर बोला गया। सहचर मतलब किसी के साथ चलने वाला। तो इसमें भी उन्होंने बताया कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये किसी के साथ बैठे हैं तो ये सहचर हो गए। इसका मतलब वो उसी के बहकावे में या उसी के कहने में आ जाएंगे और जो वो कह रहा है वो ये कर देंगे। अगर ये अकेले बैठे हैं और ये किसी दूसरे दूसरे और 12वें के अलावा किसी भाव के मालिक हैं, तब ये उस भाव का रिजल्ट देंगे। वरना ये जिसके साथ बैठे हैं उसी के बहावे में चले जाते हैं। फिर उन्होंने मारक बताए कि भाई मारक हैं। अब सेकंड को देखिए आप, सहचर भी बोला और मारक भी बोला। अब आप समझिए पराशरी में कैसे लेयर्स खुलनी शुरू होती हैं। तो अगर किसी के सेकंड लॉर्ड की दशा चल रही है या सेवंथ लॉर्ड की दशा चल रही है, अगर खासतौर से वो, इसका मतलब मारक भी है और सेकंड है तो न्यूट्रल भी है। और क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड है तो उसमें राजयोग बनाने की भी क्षमता है। तो इन की दशाओं का आंकलन लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लास्ट में उन्होंने बोला साहब 8वां भाव, इसका मालिक हमेशा अति पापी कहलाया। ये एके आई लिखा हुआ है पर अति पापी। उन्होंने पाप से भी आगे बताया इसको। कई लोग आप में से जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें आप जानते होंगे सूर्य और मून को उन्होंने बाहर छोड़ दिया कि सूर्य अगर एट्थ का लॉर्ड है और मून अगर एट्थ के लॉर्ड है तो उन्हें ये ब्लेमिश नहीं आती या उन्हें ये वो पाप युक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ल्यूमिनरीज हैं। पूर्णमासी और दिन में अंधकार दूर करने वाले यही दो ग्रह हैं। तो इसलिए जब ये इनके पास अंधकार दूर करने की क्षमता है तो ये इनको पाप का दोष नहीं लगता। तो ये तो उन्होंने बेसिक क्लासिफिकेशन करी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा साथ साथ जिससे कि आप समझ सकें। तो पहले हम पकड़ते हैं मेरा ही चार्ट, जिसमें कि, और मैं समझता हूं कि हमें ना अपने चार्ट्स पे जैसे जैसे लाइफ चलती जाए ना, हमें हर अंतरदशा दशा का कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए क्या क्या हुआ। क्योंकि फिर आपके पास एक पूरी क्रोनोलॉजी बन जाती है और फिर जब आप सीख जाएं तो आप पलट के देख सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ था। बुद्ध की दशा आई मेरी अगस्त 1994 में। तब तक मैं ना तो ज्योतिष जानता था ना कुछ जानता था। मुझे यह पता था कि उससे अच्छी दशा मेरी हो नहीं सकती थी। मेरा तमाम करियर राइज, एवरीथिंग इन माय लाइफ जो हुआ वो बुद्ध की दशा में हुआ। बुद्ध कौन है साहब? बुद्ध दशम का मालिक है, केंद्र का मालिक है। ठीक है, ये दोनों केंद्रों का मालिक है। मैं केंद्र अधिपति दोष पे भी आऊंगा। सूरज ने कहा था कि सर बता दीजिएगा जरूर, मैं नेक्स्ट आऊंगा। क्वेश्चन था सर, यही हाँ, आप मैं भी बोल आऊंगा रहे उस थे पे। कि पर पहले हम केंद्र त्रिकोण का रिलेशनशिप और राजयोग उत्पन्न वाली सिचुएशन समझ लें। सो केंद्र के दो केंद्र के मालिक हैं। मरकरी। मारक भी हैं, हाँ मारक भी हैं। ठीक है ना। पर ये सूर्य के साथ बैठे हैं जो नवमेश है, जो त्रिकोण का मालिक है। और धनु लग्न में सूर्य सिर्फ एक ही भाव के मालिक हैं जो नवमेश है। तो वो नवमेश हो गए। उनके पास कोई दूसरा भाव है ही नहीं ऐसा जो खराब हो सकता है।
और मरकरी क्योंकि सिर्फ केंद्र के मालिक हैं, तो ये जो राजयोग का निर्माण होता है, ये सबसे बढ़िया राजयोग का निर्माण धनु लग्न में माना जाता है। और उसकी दशा भी लग गई। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि मरकरी दशा तो सही है, मारक भी है, केंद्र के लॉर्ड है, हमने बोला सम है, पर राजयोग की प्राप्ति कब हुई है ना? वो मरकरी सन में हुई। जब मरकरी में सन चला, तब सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, सूर्यवंशी वाला छक्के जो लगा, 1 ओवर में 50 रन लगे जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ काम कर गए। इसको मैं लास्ट में एक बार फिर टच करूंगा। तो मरकरी की दशा है, केंद्र है, त्रिकोण के साथ संबंध है, राजयोग का निर्माण हुआ। मरकरी ने राजयोग देना ही था, मरकरी ने राजयोग दे दिया। अब जैसे ही आगे चलते हैं हम, तो उन्होंने ये तो बोला कि सर्वे त्रिकोणोत्तरो ग्रह शुभ फल, तो त्रिकोण के मालिक हमेशा अच्छा फल देंगे, लेकिन जो त्रिषणाएं हैं वो पाप फल देंगे। तो मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कि त्रिषणाएं को ऐसी ऐसा क्यों माना गया, क्या उनमें खराबी है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता लगी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी जिस जमाने में लिखी गई थी, उसमें जीवन का उद्देश्य एक ही माना गया था, वो था भगवान की प्राप्ति, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ प्रोग्रेस लेना। इसीलिए 12वें भाव को मोक्ष स्थान बोला गया, जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जब आप सारे ऋण उतार चुके, तब आप 12वां भाव जीने की, 12वें भाव पे पहुंचते हैं। आप, ये जर्नी है फर्स्ट भाव से। आप पैदा हुए, आप छोटे बच्चे थे, आपके भाई पैदा हुए कुछ दिनों बाद, भाई बहन छोटे जो भी हैं, फिर आपने माँ से सीखा घर पे, फिर गुरु से सीखा विद्या, गुरुकुल में गए आप, विद्या का भाव पंचम। इस तरह से पूरी जर्नी है वो लाइफ की, 12 भाव जो है। तो गीता में बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज लिखी है, और उसको आप यहां से कोरिलेट करिएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि लस्ट, एंगर और ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजें जो हैं, ये सबसे बड़े पाप हैं। क्योंकि जब आप इनमें घुसते हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जाते जाते हो। आप कुछ उल्टा ही काम करोगे, आपके कर्म उल्टे हो जाएंगे, आप कुछ भी करोगे कुछ प्राप्त करने के लिए, एक्सेट्रा। तो ये 3, 6 और 11 जो हैं, ये इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक काम का भाव है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, लेकिन उसका ओरिजिन तीसरा भाव है, वहां से उत्पन्न होता है। छठा भाव हम जानते हैं, छठे भाव में तो लड़ाई झगड़े ही लिखे हैं, रोग ऋण रिपु। और 11वां भाव गेंस का है, तो जब हम गेंस पाते हैं, तो फिर हम बाकी सब भूल जाते हैं। भगवान की याद ही आती है जब प्रमोशन नहीं होता। जिस दिन प्रमोशन होता है, उस दिन तो बार याद आता है। राइट? परफेक्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है इन जो भी ऋषियों ने लिखा उसके पीछे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और अगर डेप्थ में जाएं हम और थोड़ा इसको एनालिटिकली सीखें, अगर समझें, महर्षि पराशर ने बोला 3, 6, 10, 11 उपचय भाव है। अब महर्षि पराशर से ऊपर तो कोई है नहीं, उन्होंने बोला ये उपचय भाव है। उपचय भावों का होने का मतलब कि ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इन्हें वृद्धि के भाव माना जाता है। उपचय भाव मतलब ये वृद्धि के भाव हैं, क्योंकि समय, आयु और पुरुषार्थ के साथ इनके शुभ प्रभाव आते हैं। महर्षि पराशर में भी और आगे भी कुछ ग्रंथों में जब उससे मतलब निकालें, तो उन्होंने बोला इन चारों में से भी 3 और 6 जो है ना, वो शुरू में कुछ झटका देते हैं, और फिर धीरे 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 अपनी दशा में वो आपको बद से बेटर धीरे धीरे करते हैं। चलिए, मान ली बात हमने। अब आए लघु पराशरी पे, तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने भी तीसरे की बात करी। तो जब ये झटका देंगे, तो ये तो 3 और 6 तो थोड़ा सा पाप हम मान सकते हैं कि भाई झटका हमें चाहिए नहीं। छठे की बात करी दोनों ने, यहां तक भी लघु पराशरी के स्कॉलर्स का मत एक ही है।
11वें की बात भी दोनों ने करी। 10वां गायब हो गया लघु पराशरी से। अब आप जरा सोचिए कि क्या लघु पराशरी के लिखने वाले, जिन्होंने दशम को केंद्र में डाल दिया बोल के कि ये सम है, ये पापी नहीं है, ये झटका नहीं देते हैं, ये सम है, ये एवरेज है, तो इनको अब ये, इनकी क्लासिफिकेशन बदल गई क्योंकि केंद्र पहले डिफाइन कर दिए। 10th लॉर्ड जैसे मेरा मरकरी और 9th लॉर्ड बैठे तो भाई राजयोग मिल गया। तो 10th लॉर्ड मरकरी तो इतना खराब नहीं है। वहां से अगर हम आगे चलते हैं तो तब ये समझ में आता है कि एक्चुअली केंद्र त्रिकोण, महर्षि पराशर ने बोला, इन्होंने भी बोला। अब जब आगे बढ़े, देन नेमिंग दीज थ्री बिकेम अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब इनको उपचय तो बोल नहीं सकते, तो इनको इन्होंने त्रिशडाय बोल दिया। और त्रिशडाय वो बने क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी नहीं हैं, तो वो राजयोग नहीं दे सकते। अब फिर से हम बात पे आ गए कि लघु पराशरी सिर्फ राजयोगों की किताब है, इसमें और कुछ नहीं है। कब राजयोग प्राप्त होगा, कब नहीं होगा, लघु पराशरी सिर्फ ये कहती है। जब वो राजयोग प्राप्त हो रहा है, क्या और भी फल आ सकते हैं लाइफ में? बिल्कुल आ सकते हैं, पर वो लघु पराशरी का टॉपिक नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको सम बोल दिया, तो इसका मतलब अब त्रिशड आए, तो एक्चुअली देखिए आप, तो नाम भी उन्होंने कैसे दिया, थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th, उसको त्रिशडाई बोल दिया। हम लोग सोच रहे हैं संस्कृत में पता नहीं क्या बोल गए। उन्होंने बड़ा सिंपल सिंपल, त्रि मतलब थ्री, सिक्स, षड मतलब सिक्स, और 11वां। उन्होंने पाप क्यों बोला? क्योंकि जो राजयोग नहीं है वो पापी तो है, वो तो कष्ट ही है ना। जब राजयोग है तो आराम है, और जब राजयोग नहीं है तो कष्ट ही है। चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वो बात अलग है। तो ये तो रही त्रिशडाई की बात। अब आइए, मैं फिर से आपको अपने चार्ट पे लेके आता हूं। अगस्त 2018 में वीनस की दशा शुरू होती है। वीनस धनु लग्न के लिए छठे और 11वें का लॉर्ड है, तो त्रिशडाई में से दो का लॉर्ड वीनस हो गया। ये उच्च का हो या नीच का हो, क्योंकि या तो ये अगर 11th में बैठेंगे या 6th में बैठेंगे तो स्ट्रांग होंगे, अदरवाइज कहीं भी बैठे इट डजेंट मैटर। पर लघु पराशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये राजयोग नहीं निर्माण कर सकता। वीनस कैन नॉट गिव राइज टू अ राजयोग। अगस्त 18 से 26 है आज, और मैं इसका प्रमाण हूं कि मरकरी और वीनस की दशा अगर मैं कंपेयर करूं, उनमें बिल्कुल वही है जो लघु पराशरी में लिखा है। वीनस की दशा आते ही मेरे को झटका लगता है, मेरे को फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ते हैं, और उसके बाद से धीरे 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 जो बिल्कुल कठिनाई का मतलब, कठिनाई में कहूंगा क्यों, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है बहुत, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको थोड़ा सा मिलता है। ऊपर से वीनस नीच के हैं तो खैर वो तो अपने आप में एक समस्या है ही। तो आप देखिए, मरकरी केंद्र का लॉर्ड होके राजयोग बनाया, बहुत अच्छी दशा गई। केतु आए, केतु के बाद वीनस आए, वीनस का बिल्कुल कंप्लीट 180 डिग्री डिफरेंस मैं अपनी लाइफ में खुद महसूस कर चुका हूं। आगे चलते हैं। अब आती है केंद्र आधिपत्य दोष के बारे में बात। तो उन्होंने श्लोक दिया कि साहब एक श्लोक लिख दिया। अब इन श्लोकों की ट्रांसलेशन, इन श्लोकों का अंडरस्टैंडिंग संस्कृत स्कॉलर करते हैं तो एक होता है, और जो संस्कृत स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर हैं वो जब करते हैं तो फर्क हो जाता है। तो एक्चुअली है क्या, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सभी ग्रह जो सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह, ठीक है, कौन कौन है? गुरु, शुक्र, मर्करी, मून, डिपेंडिंग, बिकॉज वो कंडीशनल होते हैं। जब वो केंद्र भावों के स्वामी बन जाएं तो वे मनुष्य को अपना स्वाभाविक शुभ फल नहीं देते। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। स्वाभाविक शुभ फल मतलब नैसर्गिक रूप हो गया। नैसर्गिक रूप से जुपिटर शुभ ग्रह है, वीनस शुभ ग्रह है, सैटर्न, मार्स पाप ग्रह है, नैसर्गिक रूप से, नेचुरल
मेलेफिक्स या नेचुरल बेनिफिक बोलते हैं जिनको। तो उन्होंने बोला जब ये केंद्र के मालिक हो जाते हैं और जब इनकी दशा चलती है, तो अगर वो जुपिटर की दशा है तो आप बहुत एक्साइट मत हो जाइए कि ये बड़े, अरे अब तो गुरु की दशा लग गई। और आप सुनते होंगे कई बार कि गुरु की दशा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, या शनि की दशा है तो अरे 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 शनि की दशा आ गई, पर शनि की दशा में भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि वो अपना नैसर्गिक रूप भूल जाते हैं। क्यों? केंद्र का स्वामी होते ही वो सम हो गए, तो वो न्यूट्रल हो गए या वो एवरेज हो गए सारे। तो वो ना अच्छे रहे ना बुरे रहे। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन लोगों को तंग करती है कि अगर वो सौम्य ग्रह सौम्य नहीं रहे तो वो पापी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट? वो सिर्फ जुपिटर, हमें उम्मीद है जुपिटर की दशाएं बहुत अच्छी होगी, पर अगर वो केंद्र के स्वामी हैं तो ऐसा नहीं हम कह सकते जब तक हम बाकी योग राजयोग बन रहे नहीं बन रहे उनकी स्टडी ना कर लें। इतना सा सिंपल सा केंद्राधिपत्य दोष होता है। मेरा भी मरकरी, अब आप देखिए, मरकरी केंद्र का मालिक था, मरकरी बेनिफिक है, हाँ है, पर जब तक वो राजयोग नहीं बनाता तब तक वो तब तक वो दशा अच्छी नहीं हो सकती, वरना वो दशा बहुत एवरेज और बड़े नॉर्मल किस्म की रहेगी। कोई बहुत उसमें ऊंचा नहीं उठेगा, कोई बहुत बंदा नीचे नहीं गिरेगा। आप एवरेज डे टू डे लाइफ जीते रहेंगे। अब आ गई ये मारक पे। इन्होंने सीधा छूटते ही फिर इसके बाद मारक कर दिया। तो मारक के लिए इन्होंने बोला साहब, मारक स्थान में बैठे हुए ग्रह या जो उन 2 और 7 के मालिक हैं वो मारक कहलाते हैं। ये सब आपको सबको पता ही होगा। पर क्या मारक की दशा आते ही प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं। तो इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि अगर जुपिटर मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड होके 7th में बैठ गए जुपिटर, अब वो अति मारक हो गए। जो शुभ ग्रह मारक बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ जाता है, जबकि मेलेफिक्स के कंपैरिजन में। पर मारक हमेशा काम नहीं करते, मारक परेशान करते हैं। उसमें भी ये भी दिया गया है कि जब आप मारक को समझें तो आप ये ध्यान रखिए कि मारक से मृत्यु का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आयु पूर्ण हो चुकी हो। इसका मतलब हमें आयु खंड कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं 85 तक रहूंगा या 90 तक या 100 तक या 75 तक या 46 तक, उसकी भी एक विधि है। पर वो विधि मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो मुझे बताए कि भाई हाँ, ये रहे 20 चार्ट और इन 20 चार्टों में ये जो मृत्यु हुई उसकी कैलकुलेशन ये है। तो शायद वो, हम इंसान हैं तो हमारे लिए वो उन्होंने इस तरह से डाल के छोड़ दी कि अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया। पर सर, मारक तंग करते इसमें हैं। मैं आपको एक बार बोलूंगा, हम्म। आपको मैं एक रिसर्च दूंगा। हाँ हाँ। मेरे नाना जी ने हाँ। खानदान में जितनी मृत्यु हुई है सबके बाद विद डेट लिख के वहां पेन तोड़ दिया है, अपना तक। अब इस बात पे ना मैं आपको एक बात बोलूंगा, उन्होंने आपको दे दी, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि हैं लोग जिन्हें पता है, जिन्होंने क्रैक किया, लेकिन उन्होंने आगे किसी को बताया नहीं। क्यों? मैं मुझे वो लिख मैं के, बताता क्योंकि हूँ। आदमी सब ले नहीं पाता उसे। मैं बताता हूँ आपको क्यों। काल सर्प दोषी बहुत है, हम्म। विष योगी बहुत है जी, एकदम। मंगल दोषी बहुत है। अब हम्म। अगर किसी को मृत्यु का भी पता लग गया तो सोचिए वो पूजाओं में कितना आपका लुटवा देगा। सही बात है। और लिखी तो तभी है जब होनी है। होनी। तीसरी बात, अगर है भी तो मैं एक्चुअली उसे सीखना नहीं चाहता। क्यों? मैं किसी को जीते जी खत्म कर दूंगा, एकदम। है ना? गार्ड है, प्रेडिक्शन जिसको सो पता है वो लोग दैट देते इज नहीं। नॉट टू बी गिवन टू एनीवन। पर हाँ, यस ये सर। बात देखी गई है जब मारक की दशा चलती है तो लड़ाइयां, झगड़े, शर्मिंदगी, दुख, वंचित होना चीजों से, दुश्मनों का सामने आना और बीमारी, इन चीजों का एक्सपीरियंस लोग करते हैं। सो मारक की दशा को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि भाई मृत्यु मृत्यु काल नहीं आया है तो मारक कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब मारक की दशा चलती है तो कुछ ना कुछ कष्ट तो आता है। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, संपत्ति का भी हो सकता है। फिर एक चार्ट देखते हैं। अगर आप में से कोई लोग वाकिफ हैं मेरिल स्ट्रीप से, तो मेरिल स्ट्रीप बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस है। इनके बचपन में
राइट। ये चली, इनकी जो दशा चली, अ, 8 साल से लेके 8 साल से आगे की, राइट, 8 से 14 साल में सूर्य की दशा चली। अब आप सूर्य देखिए, सूर्य किस भाव के मालिक हैं? सूर्य दूसरे के मालिक हैं। सूर्य जाके बैठ गए 12वें स्थान में। किसके साथ? वीनस के साथ। वीनस कौन है? त्रिषडाय और केंद्र के मालिक हैं। तो राजयोग का निर्माण तो नहीं हुआ, राइट। 8 से 14 की उम्र है, बचपन की उम्र है। और ये आज इतनी बड़ी मूवी एक्ट्रेस हैं। अब इनका सूर्य की दशा में जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सूर्य की दशा में शी वॉज डीपली इंटू इनसिक्योरिटीज, अपनी अपियरेंस को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने बालों को लेके, और इतना परेशान कि मैं अपने स्कूल के बच्चों में घुल मिल कैसे सकूं। तो अब आप देखिए, देश काल पात्र बचपन में आई, पर बचपन में भी उसने अपने मारक वाला काम करवाया। अकेला हो जाना, 12वां भाव दिखाता ही है कि भाई अकेला हो जाना। तो इनको सूर्य की दशा में ये सब हुआ। अब आप देखिए, मून की दशा 14 साल की उम्र में शुरू हुई, ठीक है। 14 साल की उम्र में मून की दशा शुरू होते ही, मून कौन है? लग्नेश है। लग्नेश से ज्यादा शुभ लघु पराशरी में बोला गया कोई प्लैनेट हो नहीं सकता, चाहे वो 8वें का भी लॉर्ड क्यों ना हो। मून अच्छा है। इस मून की दशा में जब ये शुरू होती है, तो ये सडनली चेंज होता है। इन्होंने अपने ब्रेसेस हटाए, ग्लासेस हटाए, कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, बाल ब्लीच करे, और उसके बाद एसेंशियली अपने आप को इंजीनियर करके एक नया पर्सोना दिया, बिल्कुल ही। अब आप देखिए, मारक की दशा, लग्नेश की दशा, आप देखिए उधर क्या हुआ और यहां क्या हुआ, राइट। यही लघु पराशरी बताने की कोशिश में उसमें की गई है। अब इन्होंने बोला कि साहब, लग्न, लग्न से दूसरा और 12वां, ये सहचर्य कहलाए गए। सहचर्य मतलब जिसके साथ ये चले, बाय एसोसिएशन, कंपेनियनशिप और कंजंक्शन। ये अकेले हैं या किसी के साथ है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उसके रिजल्ट्स पास ऑन कर सकते हैं। इनको इंप्रेशनेबल न्यूट्रल्स भी कहा गया। आपको एक चार्ट दिखाता हूं, और आप लोग, बहुत लोग पराशरी से वाकिफ हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए शायद आसान ना हो इतना। जुपिटर मून की दशा में बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बने 2009 में। जुपिटर 12th का लॉर्ड है और थर्ड का लॉर्ड है। एक त्रिशडाय है और एक न्यूट्रल है, या जिसे बोला गया सहचर। जुपिटर लग्न में बैठे, ठीक है। तो जुपिटर प्रेसिडेंट कैसे बना गए इस इंसान को? एनी थॉट्स? मोस्ट वेलकम। सूरज भाई, मैं भी थोड़ा पानी पी लूंगा। एकदम एकदम सर। कोई जवाब देगा? एनी गेसेस? So Jupiter is in the first house, हम्म। and the first house is the throne of the king. एंड जुपिटर इज डिबिलिटेटेड ऑल्सो। Yes, sir. It is, but Sun is looking at its. The Sun is looking at the first house from the seventh house. So maybe that is negating that effect. I don't know Parashari that well, but I'm just trying to वेरी connect the. गुड। आई थिंक सबसे बढ़िया बात, आई थिंक अर्जुन, इज दैट यू टुक एन अटेम्प्ट, राइट? Yes, sir. Can I say something? प्लीज प्लीज संगीता जी। हाँ जी सर। सर, is it forming a नीच भंग योग? वो कुछ दिनों में मैं एक और सेशन लूंगा, तब हम बात करेंगे नीच भंग अच्छा। राजयोग है क्या, और वो कब होता है और कब नहीं होता है। सही बात। हाँ जी सर, वो हाँ अब जी अलग है। सर। बिकॉज सैटर्न की राशि में एंड सैटर्न इज तो ऑल्सो नीच सिटिंग भंग तो है, देयर। जुपिटर का नीच भंग है, वो आपने हाँ ठीक जी सर। कहा। पर हाँ नीच जी भंग सर। राजयोग हो सकता राइट है, नहीं राइट हो सकता है? राइट गुड राइट राइट, क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट, ठीक, ओके सर। सहचर किसको बोला गया अर्जुन? सहचर, सहचर इज द 12th लॉर्ड, राइट? Yes, sir. So the Sahachar Graha, or the neutrals, will simply pass on the results of who they are with. Who they're sitting with? Yes, sir. Who Yes. is Jupiter with? Saturn, sir. And who is Saturn? Saturn is the second lord and Lagnesh. फिर He's the लग्नेश। Lagnesh. Lagna Lord. He is in the Lagnesh. Lagna. And he makes a Mahapurush Yoga.
What is a Mahapurush Yoga, sir? A Shasha Yoga, right? So when any of the planets are in Kendras or essentially Kendras only, but if they are in the Kendra houses, exalted or own house, Okay, okay. then Got they it. make a Mahapurush Yoga. Mahapurush. So there's a Shasha Yoga. Shasha योग कहता है कि जिसके शाशा योग चार्ट में है वो गांव का प्रधान बनेगा। अब अच्छा, उन्होंने उस टाइम गांव का प्रधान बोला, पर ये प्रधान तो बने। हाँ So जी। what will Jupiter do? Jupiter will pass on the results of Saturn. Saturn is the Lagna Lord in a mutual aspect with Mercury. मर्करी के साथ उसका परस्पर संबंध है क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। राइट सर। मर्करी कौन है? नवमेश। नवमेश भाग्य के स्वामी। अब लग्नेश और भाग्येश का म्यूचुअल एस्पेक्ट से राजयोग बन गया। ओके। जुपिटर का काम क्या है? उसने बोला ठीक है, आपने राजयोग बनाया, मैं तो 12th का लॉर्ड हूं, जिसके साथ बैठा हूं, आपको जो चाहिए मैं वैसा कर देता हूं। सो जुपिटर पास्ड ऑन द रिजल्ट्स सिंपली। यस सर। फ्रॉम अ लघु पराशरी पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। अब इसमें जो पराशरी प्रिंसिपल्स है वो अपनी जगह पे हैं, और भी कुछ योग हैं जो बन रहे हैं। संगीता जी। सर वो 159 में बोल रही थी, बट इट इज नाउ क्लियर यू आर सेइंग दैट दिस इज लघु पराशरी। अदरवाइज वो अपना जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 159 का भी ये बन रहा है ना योग। भृगु नंदी ये नाड़ी, हाँ भृगु जी, हाँ नंदी जी सर। नाड़ी और पराशरी हाँ होती तो जी, हाँ जी, किताब यस किताब एक यस ही होती ना यस। दोनों की। हाँ जी, हाँ जी सर, समझ गई थी, दैट्स अब व्हाई आई जस्ट। अब मून की दशा में क्या होता है? मून की अंतरदशा है। जुपिटर तो बहुत लंबी दशा है। वाई इन मून? क्योंकि ये अगर आप पराशरी और डिटेल में पढ़ें तो जब मून केंद्र या त्रिकोण में उच्च या स्वराशि के होते हैं और जुपिटर उसको दृष्ट करते हैं तो गौरी योग बनता है। गौरी योग एक राजयोग और धन योग है। सो जुपिटर मून गेव हिम दी प्रेसिडेंसी। जुपिटर मून खत्म होते होते ही री फॉट द इलेक्शन फॉर द सेकेंड टर्म। और जुपिटर के बाद दशा किसकी आती है? He again got elected as the president. सैटर्न में फिर सेकेंड टर्म करी। तो मून के बाद मार्स की दशा आती है? नहीं, जुपिटर के बाद। जुपिटर के बाद सैटर्न सर। जुपिटर के बाद सैटर्न है ना? So then he gets into that and he becomes the president for the second time. And then goes on, and the Saturn Dasha goes on. Fortunately, unfortunately, US में after 2 terms you cannot fight for the third term. Unlike India, वहां पे नहीं कर सकते. And now we are happy so that Donald Trump cannot. नवीन भाई। जी सर, कहते हैं मरकरी मरकरी जो है 2 दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसलिए 2 बार प्रेसिडेंट बने। मरकरी डुअल डुअल कर देता है ना किसी भी चीज को। कहाँ पे लिखा है? कौन से शास्त्र की बात कर रहे हो आप? सर मैं थोड़ा बीएनएन से कनेक्ट कर रहा था। तो फिर बीएनएन कर दें, या हम लघु पराशरी करें, या हम जैमिनी करें, और हम सब मिक्स कर दें तो क्या कहलाता है? खिचड़ी। ठीक है। उससे इंसान दुबला तो हो सकता है, बलवान नहीं हो सकता। तो मेरा मेरा मशवरा है, जब आप वो करें तो वहां से देखें, जब ये करें यहां से देखें, राइट? और फिर दोनों को ब्लेंड करें इंडिपेंडेंटली। इट्स गुड टू डू डिफरेंट सिस्टम्स। मैं जैमिनी करता हूं, मैं ताजिक करता हूं, मैं पराशरी करता हूं। इंडिपेंडेंटली देख के फिर मैं देखता हूं तीनों बता क्या रहे हैं। इज देयर अ स्टोरी विच इज इमर्जिंग एज अ कॉमन स्टोरी? दैट बिकम्स द रियलिटी इन समवन्स लाइफ। अब मरकरी की वजह से डुअल हुआ मुझे नहीं पता। हो सकता है जो आप कह रहे हो सही बात है, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बीएनएन इतनी नहीं पता। ठीक है सर। अर्जुन जैन जी। तो नमस्कार संदीप सर। नमस्कार सर सर। इसमें ना, अब मुझे नहीं मालूम किसका सिद्धांत है, पर पाराशरी का ही है। इसमें ना महाप्रताप राजयोग और बन रहा है, इसलिए 2 बार बने, वो क्या क्योंकि होता है? काल पुरुष की कुंडली से 159 यानी कि मंगल, गुरु और आपके मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों अगर जैसे केंद्र में प्रभाव दे दे। अब मंगल की राशि चौथे में बैठी है और गुरु और शनि 7 में बैठे हैं, ठीक है, और मंगल उनको देख रहा है, तो ये महाप्रताप राजयोग को कंसीडर करता है इसमें। नहीं, ठीक मंगल है, तो ये शनि और गुरु को नहीं देखेगा ना। नहीं 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 नहीं, 8वीं दृष्टि से देखेगा ना सर कैसे शनि भाई? को। वो नहीं, सॉरी सॉरी, मंगल मंगल तो चौथे में आठवें बैठा है में, ना सर। आठवें में बैठा है ना नहीं, मंगल।
8वें में बैठा है, चौथे केंद्र का मालिक भी तो है ना सर। केंद्र का चौथे का मालिक भी तो है ना, केंद्र हाउस हाँ का मालिक है हाँ मंगल। तो हाँ। इसको राज प्रताप योगा कंसिडर किया जाता है कि ठीक है। जिसकी कुंडली में राज प्रताप योगा होता है वो राजनीति में बहुत ज्यादा आगे जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया। राजनीतिक के कई चार्ट है, मैं अभी बिल्कुल ज्वाइन हुआ सर। हूँ इसलिए। बैरक ओबामा तो यूएस हाँ, के प्रेसिडेंट ही थे। अच्छा, ओबामा जी का है, हाँ। जी जी ठीक जी। ठीक ठीक। ये है ना। इसमें राज प्रताप योगा है सर। ओके। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलो मेरे को भी आज एक ठीक है। योग पता लगा, वो भी मैं अब लगा के देखता हूँ 20 कुंडलियों में। हाँ। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना। तो अभी तक हमने ये देखा। आगे जब हम चलते हैं तो फिर वो कहते हैं राहु केतु की बात करते हैं। और राहु केतु के बारे में पराशर खोरा शास्त्र में भी लिखा है, फल दीपिका में लिखा है, सब में लिखा है। तो यहां पे लेकिन जो डिस्टिंक्शन इन्होंने दी वो बड़ी सिंपल सी दी। इन्होंने बोला जो तमो ग्रह हैं वो अपने रिजल्ट प्रबलो देते हैं। तो वट एवर रिजल्ट्स राहु और केतु को जो देने हैं वो उनको प्रबल तरीके से देते हैं। बाकी सो इन माय एक्सपीरियंस मैं ज्यादा सोचता ही नहीं कि राहु मूल त्रिकोण में है, राहु उच्च के हैं कि नहीं। राहु इज राहु, केतु इज केतु, दे डोंट नीड एनीथिंग, दे आर द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स इन द चार्ट। लोग अक्सर कहते हैं कि सूर्य सबसे पावरफुल प्लैनेट है, पर राहु उनको एक्लिप्स कर देता है। सो राहु इज द ओनली प्लैनेट जो बाकी प्लैनेट जब आते हैं सन के पास तो कंबस्ट हो जाते हैं, बट जब राहु आता है तो सन ही कंबस्ट हो जाते हैं, सन ही गायब हो जाते हैं। सो दे आर प्रबल प्लैनेट्स। तो उनके लिए बोला गया, क्या बोला गया, बड़ा सिंपल, जहां वो बैठे हैं और जिनके साथ वो बैठे हैं उनके रिजल्ट्स वो दे देते हैं। ठीक है जी। तो एक सिंपल सा चार्ट देख लेते हैं। ये ग्वेंथ पैल्ट्रो, अगर आपने किसी ने या बच्चों ने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आयरन मैन में जो लीडिंग लेडी है उनका नाम है ग्वेनेथ पैल्ट्रो। सितंबर 83 से 2001 के बीच में, राइट, ये इनकी उम्र थी 11 से 29 की। 11 में तो खैर छोटी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगी, उसके बाद आगे बढ़कर कुछ लाइफ में करेंगी, तो इनका करियर शुरू हो जाता है। राहु राहु दशा में ये फ्रॉम अ चाइल्ड शी turned into an award winning top actress earning about 25 to 30 million dollars, करीब 200 से पौने 300 करोड़ रुपया राहु दशा में इनको मिला। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं 11 से 20 तक तो मिला नहीं, पर जैसे ही देश काल पात्र, जैसे ही बंदा अपने कर्मों में शुरू उन्होंने लाइफ करी, राहु गेव ट्रुमेंडस सक्सेस। या वाई? तो राहु कहां बैठे हैं? राहु बैठे हैं 11th में। राहु 11th में बैठे हैं। राहु शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड जुपिटर इज द 11th लॉर्ड इन द 11th एंड ऑल्सो द सेकेंड लॉर्ड। तो जुपिटर त्रिशराय लॉर्ड है, यस। तो राहु दशा शुरू होगी और धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे और बेटर होती जाएगी, और इट विल कीप इंप्रूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। यू वर्क हार्ड, यू डू वॉट यू सपोज टू डू। तो त्रिशदाई की दशा तो बेटर ही होती है, ये पाप दशा तो ये दिख नहीं रही हमको। और अगर हम सिंपल पराशरी से देखें तो वो कौन से बैठे, कौन से भाव में बैठे हैं? लाभ, लाभ स्थान में बैठे हैं। 11th हाउस है पब्लिक का है, 11th हाउस लाभ का है, 11th हाउस गेन्स का है। राहु की दशा आती है वो जुपिटर के पूरे रिजल्ट्स दे देते हैं। जुपिटर और मून, अगर किसी, थोड़ा पराशरी अगर आपको कुछ ध्यान है, मून एग्जॉल्टेड है, हालांकि छठे लॉर्ड है, पर एक ग्रह योग बनाते हैं। ग्रह योग होते हैं जैसे लक्ष्मी योग, सरस्वती योग, गौरी योग, जो हमने बैरक ओबामा के चार्ट में देखा। जब जुपिटर बलवान हो, मून बलवान हो, और वो एक दूसरे से षडाष्टक बैठे हों, तो उस योग को पराशरी में कहा, पराशर, महर्षि पराशर में और फल दीपिका में बताया गया मुकुट योग के नाम से। मुकुट योग मतलब आदमी के सर पे ताज लगता है। तो यहां से हमें क्लू आता है कि हम जो ग्रह योग या और जो बाकी योग हैं उनको भी इससे बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, धन योग भी लेने चाहिए, पर लघु पराशरी के प्रिंसिपल्स को रखते हुए नजर में। संगीता जी का आपका हाथ आपने उठाया था, हाँ प्लीज गो अहेड। सर, मैं बस ये बात कह रही हूँ दैट राहु की महादशा आई
एंड जी यू आर बिकॉज राहु इज गुड फॉर हर, लग्नेश होकर है और जुपिटर के साथ बैठा है और उपचय भाव में बैठा है 11th हाउस में, तो वो एक्सपेंशन के दोनों कारक हैं। दैट्स व्हाई शी गॉट सुपर सक्सेस, दैट इज because ट्रू। Rahu also expands and Jupiter also expands, and here the expansion is positive, and so she had got a lot of wealth and fame and whatever. और ये तो त्रिशडाय बोला ना लघु पराशरी ने। हाँ जी सर, हाँ तो त्रिशदाय बोला, बट त्रिशदाय वो उच्च भाव से जैसे आप बता रहे थे ग्रोथ भी देता है, इट इज हार्मफुल बट इट इज अ हाउस ऑफ गेन्स ऑल्सो। मैं आपको, हाँ दैट इज द पॉइंट आई वाज सेइंग। 11 साल की उम्र में भी लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। 11 साल की उम्र में देर आर इनफ चाइल्ड एक्ट्रेसेस एंड यंग स्टार्स हु बिकम सुपरस्टार्स यस यस सर। ओवरनाइट। इनके साथ यस ये सर। नहीं होता। इनके साथ चलते 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 राहु 11 साल की उम्र से शुरू होते हैं और 20-22 के बाद राहु अपने रिजल्ट्स देते हैं अच्छे वाले। तो वो तो हो गया हम्म। त्रिशदाई का ट्रेजेक्टरी। हम्म। ठीक है। गुरु धन के कारक हैं। अब देखिए इसमें, अब आप इसमें हमें पराशरी जोड़ना हमारी अपनी गुणता है। प्रॉस्पेरिटी आ गई सर। धन के कारक हैं जुपिटर, धन भाव में बैठे हैं। 11th भाव धन और गेन्स का है, सेकंड भाव भी धन और वेल्थ का है। और जुपिटर मुकुट योग बना रहे हैं, तो इनको इसी दशा में ऑस्कर अवार्ड भी मिला, द हाईएस्ट अवार्ड इन हॉलीवुड। करेक्ट करेक्ट, रिकग्निशन मिल गया पूरा। रिकग्निशन, 11वां भाव रिकग्निशन का भी है। पर हम ये बोलें कि साहब राहु दशा छूटते ही आप तो बिल्कुल धनाधन हो जाएंगे, हमें वहां लघु पराशरी को लाना है कि नहीं ये त्रिशदाई भी है, ये जल्दी नहीं देगा, ये समय के साथ देगा, तो हमारी प्रिडिक्शन और एक्यूरेट हो देगा सर, कुछ अंतर दशाओं में इट विल बी बेनिफिशियल एंड फॉर जाएगी। सम इट विल ऑब्वियसली बी, एंड स्पेशली इन द संधि दशा इट दे ट्रबल यू, दशा संधि टाइम, संधि सो का इनिशियल संधि का कॉन्सेप्ट लघु पराशरी है ही नहीं, तो इसलिए नहीं हम है। उसको चल हाँ, नहीं रहे ना। ओके सर, ओके है ना? ओके। तन्मय भाई, यू हैड अ क्वेश्चन यस्टरडे एज वेल। गो सर अहेड। नमस्कार। सर नमस्कार। तो हमने यहाँ पे योग कारक, मैं थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पे मिस कर गया था क्योंकि मेरे को ऑफ करना पड़ा था, नॉट एन इशू। लॉग ऑफ होना पड़ा था, तो जी अगर जी कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी जी जी। बट हमने यहाँ पे योग कारक ग्रह की बात करी। नहीं, अ, य- अच्छा, योग हमने जुपिटर, राजयोग की जुपिटर की, बात करी। राहु की बात राज करो, राहु की। इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियली जब आप पढ़ा रहे थे राजयोग की बात कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे कि वो केंद्र तो का चार्ट चला गया यार अब। चार्ट की नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था थोड़ा सा। बताइए, हाँ हाँ, बताइए। अब मान लीजिए अगर त्रिशदाया लॉर्ड हम्म और आपके किसी नाइन्थ प्लैनेट के साथ एक्सचेंज में हो, फिफ्थ हाउस प्लैनेट के साथ त्रिशदाया लॉर्ड अगर एक्सचेंज में हो, तो क्या त्रिशदाया लॉर्ड की दशा तब भी प्रॉब्लम देगी? त्रिशदाई तो त्रिशदाई है। तो इसमें क्योंकि त्रिशदाया, जैसे कर्क लग्न की कुंडली में वीनस त्रिशदाया लॉर्ड आप भी है और केंद्र लॉर्ड भी त्रिशदाई, है। आप त्रिशदाई छोड़ो, आप बोलो उपचय है। अब देखो आसानी हो जाएगी समझने में। उपचय भाव की, उपचय लॉर्ड की दशा कैसी होती है? समय के साथ बेटर। त्रिशदाई का भी वही होता है। राहु यहाँ पे आप देखिए समय के साथ बढ़ता गया, समय के साथ बेटर होता गया। जो उसने राजयोग देने थे वो भी दे दिए, जो ग्रह योग बने वो भी दे दिए, पर समय के साथ, शुरू में नहीं, सेकंड हाफ या लेटर में दिए, बाद में दिए, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बढ़ते। सो त्रिशदाई और उपचय अपने माइंड में आप ये रखो। उपचय नाम दे नहीं सकते थे इसलिए त्रिशदाई बोला, बस हम्म। यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर आप चार्ट आफ्टर चार्ट लगा के देखिएगा, एग्जैक्टली यही निकलेगा। उपचय में बस एक 10th हाउस और ऐड हो जाता है। उसमें 10th हाउस आ जाता है, लघु पराशरी में वो केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। तो उसको उपचय उपचय नहीं बोल सकते। उपचय नहीं बोल सकते तो क्या बोले? तो हमने कहा भाई तीसरा है, छठा है, 11वां है, त्रिशड आय, बस नाम हो गया उसका, वो उपचय ही है और कुछ नहीं। कर्क लग्न में जैसे आपका वीनस इज बोथ केंद्र लॉर्ड एज वेल एज आपका 11th हाउस का लॉर्ड। तो हम्म अगर वीनस राजयोग बना ले हम्म मंगल के साथ, मान ले, क्योंकि मंगल वहां पे 5th हाउस लॉर्ड होता है, हम्म। तो आप कह रहे हैं कि वीनस की महादशा में भी वही होगा, वो उपचय वाला काम करेगा लेटर
पार्ट में अभी चाहिए। अभी तो सिर्फ बात हो रही है महादशा की लेवल पे। हम्म। लास्ट का चैप्टर उनके अंतरदशा रिजल्ट्स का भी है ओके। कि केंद्र या त्रिकोण के महादशा में कौन सी अंतरदशा क्या फल देगी। मारक की आ गई तो, त्रिशदाई की आ गई तो, केंद्र की आ गई तो, एक्सेट्रा। वो एक अलग अलग डेप्थ अलग। है ना। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। राजेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार मेरा सर। क्वेश्चन एक थोड़ा सा है, इसी को लेके है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो लग्नेश को दी गई है। सर कई बार क्या मतलब होता है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों। यस सर, तीनों। बिल्कुल सर। हाँ, त्रिकोण को। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लगन जो 30 डिग्री का है, जैसे भाव संधि हो जाती है 29 डिग्री या 30 डिग्री का, तो क्या भाव चलित में क्या है कि लगन अगले घर में चला जाता है। जैसे सर वो मेरे ही केस में है, कन्या लगन है, लेकिन सर वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री, तो नेक्स्ट में वो तुला लगन दिखाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मैं जो मेरा D1 चार्ट है ओरिजिनल, मतलब 30 डिग्री का, मैं उसी से त्रिकोण देखूं या भाव चलित में जाके देखूं? तो इसमें दो चीजें हैं। एक कि पहले तो जब इतना बॉर्डर पे लग्न होता है तो जीवन के लाइफ इवेंट्स का और दशाओं का मिलन मिलान होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं। और वर्गों में होना चाहिए, वर्गों में दिखना चाहिए। D9, D7, D3, D10, D24, उनमें दिखनी चाहिए लाइफ इवेंट्स। डिविजनल चार्ट में, ठीक है। डिविजनल चार्ट्स में, D1 और डिविजनल चार्ट में जब वो हम सारी इवेंट्स को लाइन अप कर लेते हैं कि भाई हाँ अब ये बता रहा है, तो आपके केस में आप देखो भाई लिब्रा से ज्यादा बन रहा है या इधर से ज्यादा बन रहा है। क्योंकि ओके सर। दशाएं दशाएं दशाओं दशाएं दशाएं वही रहेंगी चाहे, क्योंकि मून बहुत ज्यादा नहीं हिलेगा 1, 2, 10 मिनट में। यस सर। पर लॉर्डशिप बदल जाएगी ना सारी। बिल्कुल सर, जो वही मैं पहले जुपिटर की दशा एक्स दे रही थी, अब वो जुपिटर की दशा कुछ और बन गई। तो बिल्कुल सर। अपने चार्ट में उस तरह का आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक्चुअली कौन से चार्ट से बन रहा है। जब ओके वो सर। लग्न तय हो गया तो फिर तो बाकी तो फिर चलता ही रहेगा। तो इसमें सर डिविजन में D1 और D9 देखेंगे या सारी ही देखने पड़ेंगे? सर हर डिविजनल चार्ट एक एरिया ऑफ लाइफ के बारे में है, ओके सर। तभी तो इतने सारे दिए गए ना। बिल्कुल सर। D16 वाहन से रिलेटेड है, डी चार जो है वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, आप घर बदलोगे, आप बेचोगे, खरीद, वो सब। वहाँ D3 संबंधियों से है, प्लस अपने पुरुषार्थ से भी है। तो हर डिविजनल चार्ट में अलग अलग इवेंट्स के लिए डिविजनल चार्ट दिए गए। D1 से हम देखेंगे, लग्न से देखेंगे, चंद्र लग्न से देखेंगे, दशा लग्न से देखेंगे, फिर उसके बाद वर्ग देखेंगे। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा भाई ये लग्न निर्धारित सबसे सही ये लग्न बैठ रहा है, क्योंकि वो बर्थ टाइम आ जाएगा हमारे पास और वो जाएगा D60 तक। तो वहां तक एक बार बर्थ टाइम, क्योंकि D60 डेढ़ डेढ़ 2 मिनट का होता है, तो वहां तक एक बार अलाइन हो गया तो हमें पर लग्न आ गया, फिर हम बाकी आगे आराम से चल सकते हैं। इसलिए BTR अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बर्थ यस टाइम सर। रेक्टिफिकेशन। करेक्ट। थैंक यू सर। ओके मैम। संगीता जी। Sir, I have a query. जी। From this, I infer that if the ascendant is placed in the house of gains and it is not having any malefic effect on it, तो असेंडेंट जब असेंडेंट उसकी लॉर्ड। दशा अंतरदशा आएगी तो it is going to give positive results. असेंडेंट लॉर्ड कह रहे हो आप? Ascendant Lord, right, sir? Ascendant Lord is असेंडेंट placed. लॉर्ड है, उसकी ये दशा। ascendant Lord नहीं, हाँ, Lord, sir, correct, हाँ, correct. कहीं बैठा हो, हाँ, कहीं बैठा हो। 11th हाउस में है अगर, तो गेन्स उसमें आएंगे सर, है ना? आप बिल्कुल आने उसकी चाहिए। दशा अंतरदशा में, पर वो हाँ। त्रिशदाई है मैडम, ध्यान रखिएगा। हाँ, त्रिशदाय है, मतलब बट और गेन्स अगर देगा। और अगर वो केंद्र के स्वामी के साथ नहीं, जो उसकी, अब वो क्योंकि त्रिकोणेश है तो उसको केंद्र या त्रिकोण की अंतर्दशाएं चाहिए गेंद देने के लिए, अच्छा सर, है ना। अभी ओके। अभी तो अगर वो अभी तो 6 और पिक्चर या 8 में, 6 या 8 में प्लेस्ड है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर, है ना? कुछ गड़बड़ नहीं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप चिंता ना करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके है सर। ना। आगे चलते हैं। ये अपने श्री महेश, फेमस श्री महेंद्र सिंह धोनी का चार्ट है। धोनी जी की चार्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। 23 साल की उम्र तक उनकी दशाएं चलती हैं, जब तक मंगल खत्म होता है, और उसके बाद मार्स के बाद की दशाएं क्या चलती हैं। तो इनका जन्म होता है सूर्य की दशा में। सूर्य कौन है?
त्रिशदाई के मालिक। तो हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते इससे। सूर्य के बाद मून। मून कौन है? न्यूट्रल प्लैनेट है, क्योंकि वो सहचर भाव के मालिक हैं और वो तीसरे में बैठे हैं और कोई राजयोग का निर्माण नहीं है, तो मून में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब हम आते हैं मंगल पे। अब ये बड़े हो गए हैं थोड़े से, 16 साल की उम्र हो गई, मंगल की दशा लगती है। मंगल कहाँ के मालिक हैं? छठे के और 11वें के, दोनों त्रिशदाई भाव हैं। अकेले बैठे 12वें स्थान में। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ी सक्सेस आएगी जो लघु पराशरी के फ्रेमवर्क के अंदर? और उसके बाद आती है मंगल के बाद राहु। अब राहु के बारे में बोला गया प्रबलव रिजल्ट्स देते हैं जिनके साथ बैठे हों। अब ये बैठे हैं किसके साथ? वीनस के साथ। वीनस कौन है? 12th का न्यूट्रल लॉर्ड और 5th लॉर्ड। अब त्रिकोणेश की दशा आ गई, और राहु की दशा में महेंद्र सिंह धोनी हमें टेलीविजन से चिपका के रखते थे। हिज एंटायर राइज हैपेंड इन द राहु दशा। तो कोई प्लैनेट अच्छा है, कोई प्लैनेट खराब है, ये धारणा हमें मन से निकालनी है। हमने ये सोचना है वो किस भाव का मालिक बन रहा है। किस भाव से भी ज्यादा बोलूंगा मैं, वो किस त्रिकोण का या केंद्र का या त्रिशदाई का या मारक बन रहा है, क्या बन रहा है वो उस चार्ट के लिए, और उसमें वो झलक आएगी ही आएगी। राइट? जी मैम, संगीता जी। Oh, you सॉरी had a सर, question. ठीक पहले है, से ठीक है, ठीक है. I didn't see that. I didn't see that. That's all right. Tane, you have another question? सर यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे इसेंशियली मैलेफिक और इसेंशियली बेनिफिक वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज राहु को ऐसे हम मैलेफिक में लेते हैं, बट ही रूल्स इन दैट, सो दिस रूल इज नॉट अप्लाइंग हियर, जो आपका। राजयोग के लिए, हाँ, ओनली फॉर राजयोग। ओके सर। राहु ने जो अपनी दशा में करना है वो करेगा। राहु वीनस के साथ बैठा है तो क्या देगा? मनी। विवाह देगा ना। कारक हाँ हाँ, वीनस विवाह भी कारक है विवाह का, उसके साथ हाँ बैठा है तो विवाह देगा हाँ, राहु। उसने करेक्ट। राहु ने विवाह भी दिया। राहु प्रेम संग दे सकता है, बिल्कुल देगा। राइट? तो जो जो बाकी, तो लघु पराशरी क्या कह रहे हैं कि आपको अगर ये देखना है कि आपका समय राजयोग वाला है या नहीं है, तो आप लघु पराशरी के रूल लगाइए, वरना मत लगाइए। बाकी जो पराशर हो रहा शास्त्र में और बाकी जो सारे रूल्स दशा के हैं वो अपनी जगह पर है, वो गॉट नतीजे इट। भी मिलेंगे हमें। राइट? क्योंकि एक दशा इट में, इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेकिंग आउट कि कब हमें सबसे अच्छा दशाओं में फल मिलेगा। दिस इज। राजयोग कब आएगा। हाँ हाँ, तो जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूं, कोई पूछता है कि भाई मेरा ना समय ऐसा चल रहा है, कब समय बदलेगा, पूछते हैं करेक्ट। लोग, वहां पे ये नियम आप लगा के देखो। क्योंकि जब राजयोग चलता है ना, आप एक कदम उठाते हो और आप डिस्टेंस पार कर लेते हो 10 कदमों का। और जब राजयोग नहीं चलते, आप 10 कदम उठाते हो, डिस्टेंस एक ही कदम का पूरा होता है। इनविजिबल फोर्स हेल्प करती है आपकी, मतलब भगवान उस समय हेल्प करते हैं, मतलब यू नो जिसे समथिंग हैपेंस। क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं, बल्ले पे बॉल आती रहती है बस। युवराज सिंह 6 छक्के कैसे मार गए, दोबारा नहीं मार पाए। बस सर उस बल्ले बल्ले दिन, हो गई मतलब। उस दिन सुपर राजयोग चल रहा था। जहां वो घुमा रहे थे बल्ला, वहीं बॉल आ रही थी। वो राजयोग है। करेक्ट। और सूर्यवंशी इतने दिनों बाद हीरो बन के जाते हैं और 0 पे आउट हो जाते हैं, वो राजयोग नहीं है। राइट? सिंपल सिंपल टर्म्स में। ओके, मोनिका जी, देन लेट्स मूव। हाँ हाँ जी। सर, एक मेरे को ये पूछना था कि टॉरस लगन की कुंडली में हम्म, राहु अगर मार्स और मून के साथ बैठा है, तो मून तो त्रिशदायर लॉर्ड हो गया और हाँ जी। मार्स मारक लॉर्ड भी हो गया, तो ये खराब रिजल्ट ही देगा पूरी दशा में। राहु मार्स के साथ बैठे हैं। मार्स त्रिशदाई के लॉर्ड और 7th के लॉर्ड है। राइट? उस जी, मार्स हो गए 12th के लॉर्ड और 7th 12th। के लॉर्ड। जी 12th तो न्यूट्रल हो गए ना। हाँ जी। अच्छा, अब मार्स का संबंध किसी के साथ अगर है और वो अगर त्रिकोण के मालिक हैं, तो राजयोग बन गए। जी, त्रिकोण का परस्पर ठीक है। संबंध हो, परिवर्तन हो, क्षेत्र संबंध हो, अगर वो बन गए मंगल के किसी के साथ, तो क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, 7th केंद्र भी है ना, हाँ जी। तो वो राजयोग भी दे सकते हैं। हल्का देंगे क्योंकि मारक भी हैं।
और अगर क्योंकि वो मारक है उसके अंदर अंतर्दशा आ जाती है छठे की या आठवें की, तो कष्ट आ सकता है, क्योंकि वो मारक है, ये छठे के लॉर्ड है, तो दोनों अब भाई भाई मिल गए, ठीक। ओके। है ना। तो हाँ जी। ऐसा नहीं है कि मारक है तो खराब ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। संघर्ष देता है, मारक संघर्ष देते हैं, ठीक है। है ना। जी चलिए, सर। थैंक यू। लास्ट में उन्होंने बोला, और शायद यही पॉइंट था जो आपने रेज किया, उसके बारे में बात करते हैं, वो फिर एक डिफरेंशिएशन जस्ट बिफोर दे गो इनटू अंतरदशा फल। फिर वो कहते हैं कि जब भी ग्रह अपनी दशा का मुख्य फल केवल उन ग्रहों की अंतरदशाओं में देते हैं, इंपॉर्टेंट है, महादशा लॉर्ड अपनी दशा का मुख्य फल, चाहे वो त्रिषणाय हो, चाहे मारक हो, चाहे कुछ भी हो, उन अंतरदशाओं में देते हैं जो उनसे संबंधित हो। तो एक तो संबंध होना चाहिए, जब संबंध हो जाता है तो महादशा लॉर्ड के रिजल्ट फ्रॉम लघु पराशरी क्लासिफिकेशन ओनली वो प्रिवेल कर जाते हैं। तो एक दशा है जो त्रिषडाई की है, उसमें त्रिकोण की दशा आती है और वो युति में बैठे हैं एक साथ। तो अब अंतरदशा अधीन है महादशा के, उसे महादशा का पालन करना पड़ेगा, कुछ अपना अच्छा भी करेगा लेकिन कुछ उसका भी कष्ट लाएगा। तो दोनों तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। अथवा जो उनके समान स्वभाव और धर्म वाले होते हैं, धर्म क्या हुआ, त्रिषडाय में त्रिषडाय, मारक में मारक, राइट, केंद्र में केंद्र, ये सिमिलर है, उनकी सिमिलर नेचर है। तो उनकी डैमेजिंग नेचर है या उनकी पॉजिटिव नेचर है। तो जब दो पॉजिटिव वाले मिलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और जब दो नेगेटिव मिलेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा, राइट। सो उन्होंने ये लास्ट में बोला कि ये चीज आप और अपने तरफ से देख लीजिएगा। फिर वापस आते हैं इसी स्लाइड पे। बुद्ध की दशा तो चली और उसके बारे में हमने बात करी। बुध और सन, सूर्य मरकरी राजयोग बना, जो आप सवाल भी शायद पूछ रहे थे अर्जुन और समवन। राजयोग हैपेंड और आई कैन प्रॉमिस यू, मरकरी सन में जो चल रहा था ना, सडनली माय लाइफ चेंज्ड। ये जो 1.5 साल की दशा थी, इसमें मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई दैट माय कॉम्पनसेशन ग्रू बाय 3.5 times. Suddenly an opportunity comes, I accept the offer. It's a 3.5 time jump in my compensation. And then it only keeps getting better from there. वीनस की दशा चलती है जो त्रिषडाय का मालिक है, कोई राजयोग नहीं बना सकता, और उसमें मून की अंतरदशा आती है। त्रिषडाय के मालिक में अष्टमेश की दशा। अब ये सधर्म हो गया, संबंध नहीं है इनका लेकिन सधर्म तो है, दोनों ही दोनों नेगेटिव है। और मून मंगल से पीड़ित है, मंगल की दृष्टि है उस पर। मंगल किस चीज का कारक है? Accidents. ऑपरेशन एक्सीडेंट्स। Blood pressure also, sir. वीनस मून, वीनस मेरी नी की सर्जरी होती है, ये सधर्म हो गया, राइट। मरकरी और सन सधर्म हो गया, संबंध भी हो गया। तो सन ने बोला जो आप कहो हम करते हैं, मैं भर फूल के देता हूं रिजल्ट सारे। जब वीनस त्रिषडाय की में जब अष्टमेश की आई, उसने बोला आओ चलो, हमने तो वैसे ही कुछ ना कुछ गुल खिलाना था, आओ करते हैं कुछ। तो वो कष्टदायी होगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ, राइट। और 1-1.5 महीने मैं बेड पे भी रहा, तो वो कष्ट देके गया पूरा अपना। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो नियम बताए गए उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ उन नियमों को बताते हैं, उन रूल्स को बताते हैं कि जब आपको राजयोग का एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, बस। राजयोग होता है, बहुत आसान लाइफ रहती है, सब कुछ बढ़िया चलता है, खुशहाली होती है, पैसा होता है, सब होता होता है। जब सम दशा चलती है, सम मतलब सिर्फ केंद्र की दशा है और उसका कोई किसी से संबंध नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, कोई राजयोग नहीं बन रहा, अब वो सम रहेगी। इसका मतलब जहां मैं था उस दशा के एंड तक
थोड़ा बहुत ही गेन मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलने वाला। त्रिषणाय की दशा जो है, अब वो उस और मेहनत से मिलेगा जो सम में मिल रहा था। राजयोग तो नहीं मिलेगा, पर सम पहुंचने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी। ठीक है। और अगर मारक की दशा है तो कष्ट, तो कुछ ना कुछ कष्ट आएगा, कुछ भय होगा, लड़ाई होगा, कुछ परेशानी हो जाएगी, कुछ चीजें नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे देखना चाहिए कहीं मारक की अंतरदशा तो नहीं है। और मारक की अंतरदशा में मारक की प्रत्यंतर दशा भी हो तो उस 1.5-2 महीने तो कुछ भी होना संभव नहीं है। कोई आदमी कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं बहुत बड़ा, और उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस तरह से लाइंड अप है, तो नहीं होगा काम। क्योंकि वो अड़चन पैदा करना है, उसका काम है अड़चन पैदा करना, डिले करना चीजों को, आप जो चाहते हो वो ना हो। और लास्ट में दूसरा और 12वां न्यूट्रल है, ये जिसके साथ बैठ जाएं उस तरफ को बह जाते हैं। So I'll now open it to questions, of course, right? And go ahead, तन्मय। सर अगर खाली त्रिकोण के स्वामी की दशा हो तो क्या एक्सपीरियंस देखा बहुत आपने? बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। इट इज क्यों? बेटर क्योंकि देन। जब त्रिकोण में, त्रिकोण तो शुभ है, अब उसमें जब केंद्र की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या जब किसी और त्रिकोण की अंतरदशा आएगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों अच्छे हो गए अब। राइट, जैसे हम कहते हैं ना पराशरी में कि भाई शनि राहु की दशा है, शनि की राहु की दशा तंग करती है, और वो बात सही है। क्यों? क्योंकि दोनों पाप ग्रह हैं, तो उनका नेचर ही तंग करने वाला है। मंगल की दशा है तो हम कहते हैं भाई एक्सीडेंट का चांस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि मंगल का नेचर है वो। तो सिमिलरली राजयोग के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ राजयोग के कॉन्टेक्स्ट में, जब केंद्र की दशा में त्रिकोण की अंतरदशा आएगी, या त्रिकोण की महादशा में केंद्रों की और त्रिकोणों की अंतरदशाएं आएंगी तो वो अच्छे रिजल्ट देंगी। वो ऑलमोस्ट राजयोग का राजयोग मतलब, जैसे रिजल्ट। राजयोग का मतलब मटेरियल सक्सेस है ना, वृद्धि होना, पैसा आना, शान शौकत बढ़ना, प्रमोशन होना, गेन्स होना, बिजनेस डील साइन होना, वो मटेरियल प्रोग्रेस देने वाली। तो इसमें लघु पराशरी सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस के बारे में बात कर रही है। और वो कहते हैं कि अगर मटेरियल प्रोग्रेस नहीं है राजयोग, तो जो भी हो रहा है खराब ही हो रहा है फिर तो। इसलिए उन्होंने कह दिया पाप है बाकी सब। अब जरूरी नहीं उसमें खराब हो जाएगा भाई, एवरेज लाइफ चल रही है तो ठीक है ना, उसमें ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक आप हॉस्पिटल में नहीं हो, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब स्टेबल चल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही पर स्टेबल चल रही है। ग्रोथ भी हो रही है तो छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है, पर डिस्टर्ब तो कुछ नहीं है ना। हायर ऑर्बिट पे नहीं चल रही बस। हाँ, तो लघु पराशरी कहती है लाइफ इन द हायर ऑर्बिट, और अगर वो नहीं है तो वो गड़बड़ी है बस। That is the play of words and that is the intent with which they wrote this book. परफेक्ट। आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। जी सर, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, जैसा कि भी आपने बताया ना कि त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं ये राजयोग का निर्माण करते हैं, कर सकते तो हैं। ये भी हो ये भी हो सकता है कि लगन का स्वामी अलग राज निर्माण करता हो, राजयोग का करता हो, पंचमेश का अलग करता हो और नवमेश का अलग करता हो। मान लेते किसी चार्ट में सिर्फ लगन के स्वामी के साथ राजयोग का निर्माण हो रहा है, किसी दूसरे चार्ट में पंचम भाव के स्वामी के साथ राजयोग हो रहा है, और किसी तीसरे चार्ट में नाइन्थ लॉर्ड के साथ में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो तीनों कंडीशंस में किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे? क्योंकि लगन कुछ और देगा, फिफ्थ हाउस कुछ और देगा और नाइन्थ हाउस कुछ और देगा। बृहद पराशरा बड़ा सिंपल कहता है कि तीनों राजयोग देते हैं तो राजयोग होता है बस। तो सर इसमें हाउस की इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी? इन्होंने बोला कि जो आपने बाकी पढ़ना है ना, आप बाकी किताबों से पढ़ लो। दूसरे श्लोक या तीसरे श्लोक में बता दिया था कि वो सब उस अपनी जगह है, हम यहाँ पे सिर्फ राजयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, किसी चार्ट पे ऐसे कई लगन ऐसे होते हैं जिसमें फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस दोनों कंबाइंड होते हैं, एट्थ और नाइन्थ वो भी कंबाइंड होते हैं, बिल्कुल। और ये राजयोग का निर्माण करते हैं। मान लेते किसी का भी ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें फिफ्थ हाउस की दशा स्टार्ट हो रही है राजयोग की, और वो सिक्स हाउस का लॉर्ड भी है, तो
ये 6 हाउस के रिजल्ट्स भी डिलीवर करेगा। बिल्कुल करेगा। उस कब समय करेगा? ये कब करेगा? जब उसकी अंतर्दशा आएगी। सधर्म। वो छठे का रूप तब ले लेगा जब अष्टम की आ जाएगी अंतर्दशा या मारक की आ जाएगी, तो बोलेगा अब मैं षष्ठेश हो गया, क्योंकि मैंने ये भी करना है। त्रिकोण की आई, कह रहा है मैं भी त्रिकोण हूं, और राजयोग दे देते हैं। जो जब दशा अंतर्दशा एक ही एजेंडा पे चलते हैं तो फिर वो रिजल्ट एब्सोल्यूट हो जाता है। भाई शनि है, शनि फिफ्थ या सिक्स का लॉर्ड हो सकता है, एट्थ और नाइन्थ का भी लॉर्ड हो सकता है। शनि बैठा है टेंथ लॉर्ड के साथ, तो नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड का हम्म, तो बन गया राजयोग, हम्म, पर एट्थ और टेंथ भी साथ आ गए अब पर। लेकिन इसकी बात लघु पराशरी में नहीं करी, उन्होंने बोला शनि में आपको परेशानी तब होगी जब सिक्स हाउस या मारक की दशा आ जाएगी, अंतरदशा आ जाएगी, तब शनि अष्टम का रूप ले लेगा, तब आपको बदलाव दे देगा इमीडिएटली वो, क्योंकि टेंथ लॉर्ड के साथ बैठा है तो जॉब बदल देगा। ठीक है। प्लस राइट। जैसे, हाँ, राइट राइट राइट, जो भी प्लैनेट्स राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, अगर वो सैटर्न, जुपिटर या मंगल है, कोई भी तो है, क्या इनकी दृष्टियां भी काम करेंगी वहां पर? संबंध चाहिए हमें। हाँ, लाइक जैसे मान लेते हैं ना, सैटर्न या राहु तो है युति तो हो, साथ आ गया। या तो युति हो, या म्यूचुअल हम्म, एस्पेक्ट हो, परस्पर संबंध, या परिवर्तन हो, हम्म, या जो है हम्म, क्षेत्रीय संबंध हो। चार चार ही संबंध बनते हैं एक पराशरी में। ठीक है। तो जैसे सैटर्न की 3, 7, 10वीं जो दृष्टि है कि वो यहाँ पे काम वैसे नहीं करती, नहीं, तो एक थर्ड तरफा, दृष्टि से एक तरफा दृष्टि से संबंध नहीं बनता ना। मैं तो चाहता हूं आपको, हम्म, पर वो नहीं चाहती मुझे। हम्म, तो मेरा पूरा कॉलेज निकल गया सोच सोच के कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये, पर बनी नहीं। भाई गर्लफ्रेंड तो तभी बनती है जब दोनों तरफ से बात हो ना, या तो हम साथ बैठे हो एक जगह पे, या हम एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो ठीक है, या आप मेरे घर पे ही आके हम्म, बैठ गए हो तो भी ठीक है। पर मैं तो देख रहा हूं, पर आप मुझे देख ही नहीं रहे, तो फिर संबंध नहीं बना, वो एक तरफा दृष्टि हो गई। तो इसीलिए उन्होंने ठीक लास्ट में आके बोला संबंध जरूरी है और सधर्म जरूरी है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अनुपमा जी। नमस्कार सर। सर अगर जो है वो राहु केतु की दशा है और उसमें जो है वो त्रिकोण के स्वामी की अंतर्दशा है। तो राहु केतु बैठे कहाँ है? राहु अगर त्रिकोण में ही बैठा हुआ है मान लीजिए, कोई टेंशन गया है, फिर 9th हाउस बढ़िया में। है, राजयोग मिलेगा। अच्छा, और अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तब फिर नहीं। तो फिर वो अष्टम का लॉर्ड हो गया, अति पापी कह दिया उसको तो। अच्छा। और उसमें अगर षष्टेश की आ गई अंतरदशा, या 12वें की, या किसी, या ऐसे 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 लॉर्ड, तब वो तंग कर देगा। या उसे पाप ग्रह देख रहे हो अच्छा। तो तंग कर देगा, है ना। ठीक। संगीता जी। हाँ जी सर। सर मैं ये बोल रही हूँ कि कई बार हाउस जो है, हाउस लॉर्ड्स, हाउस मतलब प्लैनेट दो हाउसेस का लॉर्ड होता है। सपोज इन लिब्रा असेंडेंट, नाइन्थ लॉर्ड इज ऑल्सो मरकरी एंड ट्वेल्थ लॉर्ड इज ऑल्सो मरकरी, और मरकरी 10th हाउस में कर्म के भाव में प्लेस्ड है और उसकी महादशा आ गई, तो अब आदमी कर्म करेगा या 12th हाउस से आइसोलेशन में जाएगा? आप लघु पराशरी के हिसाब से बताओ कि ये मरकरी कहाँ का लॉर्ड हुआ। अ, आपका वो 9th और 10th को एक्सचेंज में करेगा, मतलब केंद्र और नहीं, 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 त्रिकोण नहीं। का स्वामी बनेगा। अगर वो ट्वेल्थ का लॉर्ड है तो क्या उसे कहते हैं हम सहचर? अ, हाँ न्यूट्रल सर, है। सहचर, करेक्ट। न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है लघु पराशरी न्यूट्रल। के हिसाब से, फ्रॉम अ हाँ लघु हाँ, ठीक पराशरी है। पॉइंट ऑफ अच्छा, तो 12th हाउस के न्यूट्रल रिजल्ट्स देगा अकॉर्डिंग टू व्यू। लघु न्यूट्रल पराशर। हो गया, और नाइन्थ हो गया त्रिकोण। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, सो इट विल गिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू लघु पराशरी। कर्म क्षेत्र में मतलब 9th एंड 10th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। वेट वेट वेट, पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं कह रहे। एज ओके। अ नाइन्थ लॉर्ड, क्या वो राजयोग बना रहा है किसी के साथ? हम्म सबसे पहला सवाल। हम्म इज ही विद अनदर? क्योंकि वो त्रिकोण का लॉर्ड है तो उसको एक केंद्र के लॉर्ड की सपोर्ट चाहिए संबंध में, राजयोग बनने के लिए, तभी तो राजयोग दे पाएगा ना वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो इफ इट इज सिटिंग विद सैटर्न, तो यहाँ पे सैटर्न विल बी केंद्र का मालिक, 4th एंड 5th हाउस का लॉर्ड होता है लिब्रा बढ़िया, असेंडेंट में। सो इट राजयोग बन इज गया। गिविंग, या इट इज गिविंग, इट मींस तो या। अब राजयोग कब आएगा? पूरी मरकरी की दशा में, या नहीं, व्हेन जब ये संबंध बनाएंगे उन प्लैनेट्स के मरकरी साथ जो मरकरी के सैटर्न? साथ अटैच्ड है,
और मरकरी या सैटर्न, सहधर्मी होंगे जो। एग्जैक्टली। सो मरकरी सैटर्न सहधर्मी हो गए, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब मरकरी में सैटर्न की अंतर्दशा चलेगी तो राजयोग फलित होगा। So नाउ as many planet is it is attached to or conjunct with उनसे। एब्सोल्युटली, जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, बस लघु पराशरी के हिसाब से। अगर वो केंद्र त्रिकोण के मालिक नहीं है तो राजयोग नहीं बनेगा, राजयोग करेक्ट। नहीं बनेगा तो राजयोग नहीं मिलेगा। पर ओवरऑल क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड है, तो कभी ना कभी तो केंद्र त्रिकोण, केंद्र की और त्रिकोणों की अंतर्दशाएं आएंगी ना कोई तो जी आएंगी सर। 12 में से। जी 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 तब जी तब देने। उनको तब उनको अच्छा होगा टाइम, और ओके। जब नहीं होगा तो फिर उसमें उल्टा भी चलेगा, जब त्रिशदाया वगैरह की आएंगी तो जैसे आपने बताया आपकी सर्जरी डाउन हुई, कर देगा। सो डाउन कर देगा, इट्स गोइंग टू पुल यू डाउन, राइट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस वेलकम। यस अर्जुन। Hello, sir. Sorry, मुझे इतना knowledge नहीं है, so please bear with me. एब्सोल्युटली। So the question that I had was because while you were talking, I was thinking about one chart. So it's a Taurus Lagna chart, sir, right? A Taurus Lagna chart के लिए Venus is the Lagnesh as well, and it's a Shashtesh as well, right? And now supposedly the Venus is sitting in the 5th house, which is again the Trikon Bhava, right? But Venus is in the Neech Rashi because it will be sitting in Virgo, correct? Now, based on what I've understood about Laghu Parashari, Yeah. त्रिकोण भाव के अंदर में पॉजिटिव रिजल्ट प्लैनेट देगा, Correct. but considering it's in the Neech Rashi, would that effect get modulated a little bit or that would not happen? So there are two categories ना essentially। जब हम प्लैनेट की कंडीशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो वो स्ट्रांग है या वीक है। हाँ जी दो 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 कैटेगरीज में डालते हैं जी तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? व्हाट जी डू यू अंडरस्टैंड? सर फॉर एग्जांपल उसकी उसकी अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट है, तो पॉजिटिव गिविंग कैपेबिलिटी I believe will define how much strength it has. So strength is not quality, strength is quantity. Quantity, yes sir. ठीक है, वो क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि जो भी उसने देना है ना अच्छे से दे देगा। हाँ जी हाँ जी और जो उसने देना है अगर वो वीक है तो वो उतना अच्छे से नहीं दे पाएगा। हाँ जी पर इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं देगा। So instead of giving 1,000, a debilitated planet will give 500. Got it. But if it is a Lagna Lord, Right. it is still not unfavorable for the chart, provided it is not severely, flanked by malefics, impacted by malefics. If it's completely destroyed, then what does the guy do? Yes, sir. So supposedly in this chart, now it has a Venus Rahu Yuti happening in the sign of Virgo. So it still has the Trikon Bhava. Yes. From what I've understood, maybe in Parashari, the Aquarius sign we consider to be ruled by Rahu. Right? I don't know. Okay. Go ahead. Yeah, it's a popular way to look at it. Yes. So the 11th Rashi will come in the 10th house, which we understand as the Lagna Bhav again. So when we are understanding the Raj Yoga, you said that we need to have the Trikona Bhava planet making a relation with the Lagna Bhava planet. So out here, Venus and Rahu. I understand where you're going. So इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं। गुड पॉइंट है। एक्वेरियस की लॉर्डशिप और स्कॉर्पियो की लॉर्डशिप, राहु और केतु की, वेयर डज इट कम फ्रॉम? राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राहु केतु का एग्जॉल्टेशन मूल त्रिकोण में ही बहुत डिबेट है। वो टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, सैजिटेरियस है, क्या है? सो देयर इज अ ह्यूज डिबेट। वेरियस स्कूल्स हैव वेरियस क्लासिकल टेक्स्ट क्लासिफाई देम डिफरेंटली. Laghu Parashari doesn't get into that. He said, boss, these guys are super strong. Right. So unqualified, great guys. Right. The origin of Aquarius and Scorpio for Ketu and Rahu comes not from Parashari but from Jaimini astrology. In the calculation of dasha, sign-based dasha. So when I have to calculate the Aquarius sign Rashi Dasha, their Jaimini Sutras are very clearly written that Rahu has to be treated as the co-lord
only for that purpose. That's it, for the calculation of dasha. Yes, sir. Now that has got carried away, carried over slowly in the oral tradition, teacher to teacher, depending upon who was teaching what and how well they had learned the subject. So then it says, oh, you know what? Rahu vat Shani, Kuja vat Ketu. So it was a simple way to remember that Rahu has to be considered in Aquarius for calculation of Jaimini Dasha, which is the Rashi Dasha, Chara Dasha, not even Vimshottri. And Ketu has to be considered for this one. Now that today has transformed to say Rahu owns Aquarius for every purpose. No, it does not. Where does it say that? Which classical text of Parashari astrology defines Rahu as the Lord of Aquarius? Right in the first or second chapter, when Parashara defines house lordships or zodiac ownership, he says Aquarius and Capricorn is Saturn. He never said Rahu. So these are all percolations which happen. Right? So this is where the diffusion happens, to my mind. So do not take Rahu to be owner of anything. Rahu is wherever Rahu sits. Rahu is. Rahu gives the results of the house where it sits and the planet it is with. Correct. Definitely, sir. Here Rahu is with Venus, who is the Lagnesha. Rahu is in the 5th house. Rahu is in Virgo, a earth sign. Here Rahu's nature changes from Aries to Virgo. It will change because that is fire, this is earth. Here Rahu is more grounded. He is more planned, right? Is he going to go for something? Yes, he's going to go for it. And Rahu's behavior will be determined now by Mercury as to where Mercury is gone. Okay. So it'll give the results of Lagnesha in the 5th house, which is a good placement. So Rahu is going to be a positive dasha in this case. There'll be gains, there'll be all of that stuff. Now, what Mercury does will also decide what else is going to happen. I see, sir. So second question that I had is because as you were trying to explain that again, a Trikon Bhava planet, in order to give positive results, you need to have the Antardasha of Trikon Bhava planets or Kendra planets. Right? Now, supposedly, for example, a Venus Mahadasha gets an Antardasha of Shani, of Saturn. Now, Saturn is also the lord of the 9th house and the 10th house, right? Yeah. So supposedly the Antardasha of Saturn comes in, but Saturn in itself is in the 8th house or not in a good position. Fair enough. So would that still give positive? So from a Laghu Parashari perspective, great results. Wow, that is what I was really wanting to ask. Because it is a good planet. It's a Yoga Karaka planet. However, it's gone to the 8th house, right? Yes, sir. Now, the other interpretive layers of Parashari principles come into play. So the 10th Lord in the 8th, aspecting back onto the 8th house. 9th Lord in the 8th, father, loss of luck. So while this dasha is great, there'll be all of these underlying events also happening. Okay. So anything, Jyotish mein koi cheez, it's not either or. It's all. Yeah. I could get a promotion and I could be going for this big party of my life and I meet an accident on the same day. It's a possibility, right? Both things can happen together. Yes, sir. Joe Biden got elected as the senator for the first time in his life, and within a week of that, his wife and child died in a car accident. Now, in a week, dashas don't change. Which means that those dasha lords had the promise of doing both the things. And they did both. Oh, so I'll try to make a small prediction here. It's just let's see what happens, because so for example, now moon is a third house lord, right? And from what we have learned in this lecture is, so third house is basically a planet or a bhava which goes better as the time lapses, right? So now if Venus के अंदर जब moon का दशा आएगा, so Venus महादशा, moon अंतर्दशा, so that would usually mean that yes, in the beginning it would have a lot of trouble and it will get better as it progresses. Yeah. So in a short form, this would be the overlay of the dasha antardasha.
that. Surely. And it'll also depend upon where moon is placed. What's the Moon is condition of moon? What's the condition of moon? Is it debilitated, exalted, bright, dark? There's so many things, right? Right, sir. So the strength will be important as well. Well, thank you so much, sir. Thank you for. Most welcome. Most welcome. Arjun ji. And then Sangeeta ji, it's already 10:47. Then we'll plan to close up. Arjun Okay, ji's sir. question. Please, Arjun ji. Arjun Singh ji, I think. No, Arjun Jain ji. Okay. Arjun Jain, yeah. सर मैंने हैंड रेज नहीं किया सर. Oh, अच्छा, मेरे को लगा. Sorry. Sangeeta ji. Then हाँ last जी one. सर, या सर, सॉरी आपको अगर लेट हो रहा है सो वी कैन नहीं, because everybody is here. It's already यस यस, 4 to हाँ 11. जी सर, आई I अंडरस्टैंड don't want सर. it to be like the other day where we went all till 1 a.m. in the morning. नहीं सर, वी विल क्लोज. आई हैव जस्ट अ स्मॉल Go क्वेश्चन. ahead, please. सर, जुपिटर को हम लोग मतलब बहुत बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर करते हैं, ब्लेसिंग्स एंड प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग इज अटैच्ड टू इट. बट फॉर अ लिब्रा असेंडेंट, जो जुपिटर है, इट इज लॉर्ड ऑफ त्रिशदाया, 2 त्रिशदाया हाउसेस का लॉर्ड बनता है, 3rd and 6th. So if now Rahu is also placed in the 3rd house, suppose, so Rahu will also give now super malefic effects. त्रिशदाया में ही placed हो गया and Jupiter के साथ. दोनों उपचय हो गए. So I know the दोनों. terms we use are so important. Right. The moment I say ये malefics हो गए, my entire imagination is of a very dark night where all the ghouls and the ghosts are out. Correct. The So they moment I will say grow with time. दोनों उपचय हो गए, which means they'll be stable and they will continue, but they'll give incremental growth. एक होता है incremental, एक होता है quantum. Yeah, correct. जैसे Incremental suddenly क्या है? Rahu gives Yeah, you fame, quantum growth. suddenly Jupiter, it will not give that. They will both move at a steady pace. Correct. The graph will be going upwards, but it will be a steady pace. Over it. So 10% increment every year for the next 17 years. Right. Sir, and one last question to you is, it's kind of a spiritual question, that I feel that most of the times we are more of puppets, handled by the planets, and free will कम लगती है, So what's your take on that? I think मेरे से ज्यादा अच्छा अर्जुन पाई सर के वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा. ठीक है सर. It's a beautiful video, and I think in his video, or it was in Raman sir. Sorry, Raman Raman sir sir की video. Raman sir का वीडियो जो है, Yes. रमन जी का वीडियो है. It's on the channel also. So It will be live on Saturday, sir. yeah, Saturday it will be available. It will be live. Wait for that. I think he gave an answer even I thought was wonderful. So he'll give a better answer. Yeah. So because everything looks to be like predestined, and Pretty much. like that. Yeah. Pretty much. That's what. Yes. राजेश जी. सर, आज आपने कहा था कि राहु केतु सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल प्लेनेट हैं. तो सर, आप अपने अनुभव से बताइए कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करें ताकि उनका बेनिफिट ले सकें. सर, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों की ना कहानियां हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं. ग्रह को समझना, मैं समझता हूं, सबसे बड़ी रेमेडी है. आप कुछ करना चाहते हो, ठीक, अरे किसके लिए क्या करना है, वो तो उसका कैरेक्टर समझना पड़ेगा ना पहले. अब मेरा एक दोस्त है जो शराबी कबाबी है. अब मैं जाके उससे आध्यात्म की बात करना चाह रहा हूं. गलती मेरी है या उसकी है? गलती मेरी है, राइट. तो मेरे को समझना है वो कौन है, ग्रह कौन है, उस ग्रह की अपनी शक्ति क्या है. अब उसको मैं अगर उस वक्त यूटिलाइज कर लूं, मंगल की दशा चलती है, बताइए एक्सीडेंट क्यों होता है या लोगों को चोट क्यों लगती है? क्योंकि वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते, वो मंगल वाला काम ही नहीं कर रहे. तो मंगल कह रहा है भाई अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं वैसे कर देता हूं. करना तो है, फिजियोथेरेपी से मेरा नेचर है वो. किसी ने बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले मंगल की दशा है ना, तो बोले आप अपना ब्लड टेस्ट कराते रहो हर 2-3 महीने. अरे मैंने कहा कुछ है ही नहीं बीमारी. बोले भैया खून निकल गया ना शरीर से, बस हो गया काम, मंगल शांत हो गया. मंगल बोला चलो 3 महीने तुम आराम कर लो. अब आपने कराया नहीं कुछ भी नहीं, तो ब्लड डोनेशन करना मंगल की दशा में सबसे बढ़िया काम है. आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप बिस्तर से उठोगे, आपकी टांग तोड़ देगा वो. फिर चलो
बिल्कुल सही सर। मेरा मतलब था कि राहु केतु ना नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देते हैं, और हमारा 100% भी विचार यही रहता है कि अब इसने बुराई करना है, तो मेरा उस सर सेंस में था। तो राहु केतु बुरा नहीं करते। देखिए, राहु आपको कहता है कि दुनिया में जो चखना है चख लो। वो सिर्फ ये कह रहा है, क्वांटिटी आपके ऊपर है। राहु कह रहा है जो दुनिया में है भैया सब एक्सपीरियंस कर लो, और सब कुछ मुझे चाहिए। तो महत्वाकांक्षी है बहुत। राहु की दशा में महत्वाकांक्षी हो जाता है इंसान, और वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको पहचान के चलना वो ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है कि मैं इस वक्त महत्वाकांक्षी होऊंगा, मैं रिस्क ले लूंगा। 5 रुपए लगाने थे, 15 लगा दूंगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मजा आएगा, और वो डूब जाएंगे फिर। भाई राहु की दशा है, आराम से चलो। 5 के 2 ही लगाओ, पर लगाने तो पड़ेंगे, क्योंकि राहु का नेचर है सट्टा खेलना, वो तो खिलवाएगा सट्टा। राइट। सो केतु, केतु बिल्कुल उल्टा है। केतु अंदर की तरफ झांकता है। केतु कहता है सोचो, आए क्यों इस धरती पे भाई, कुछ लार्जर पर्पस होगा, उसके बारे में सोचो। हम कुछ और ही कर रहे हैं। तो जब केतु की दशा चले उस टाइम पढ़ाई लिखाई करना, शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना, एकांत में बैठना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी केतु की दशा आई, और मैं समझता हूं मैं उन पूरी केतु की दशा में मैंने जितनी पढ़ाई करी साइकोलॉजी के बारे में, मैंने और कभी नहीं करी। सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ी अपने आप ही। पर तो इसलिए आई थिंक ग्रह को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट। सूरज जी हर बार बोलते हैं, अरे पहले आप उसको समझो, ग्रह को। ग्रह कौन है? रेमेडी तो वहां से निकलेगी ना। रेमेडी हमेशा ग्रह से निकलेगी, लेकिन ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। Sir, is your मेरा moon connected to Ketu? नो, Is your नॉट एट moon ऑल, नॉट connected? एट ऑल, नॉट For एट ऑल। psychology, I thought. Okay. केतु, Hmm. जिनकी केतु की दशा चली है उनसे पूछना चाहिए क्या हुआ केतु की दशा में। आप देखना पैटर्न निकल के आएगा एक। सर यही मैंने कहा कि एक ऐसा दशा है जिसका रेमेडी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकते, अगर वो खुद नहीं चाहे। हाँ, करेक्ट। क्योंकि केटू अंतर्मन है, आप अंतर्मन से जो चाहोगे वो करोगे, नहीं तो आप करवा नहीं सकते किसी को। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन तन्मय भाई, सर देन आई क्वेश्चन टेक नहीं योर है, लीव। बस एक बात जी शेयर करनी थी। जी आपने बिल्कुल सही कहा, बेस्ट रेमेडी किसी भी ग्रह की होती है उसकी दशा में उस ग्रह जैसे हो जाओ। मेरी पिछले 3 साल से केतु की दशा चल रही है, अभी केतु गुरु शुरू होने वाला है। और कभी जिंदगी में मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी थी, और पिछले अभी मैं 3 से ज्यादा हो गए। अभी मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 से 4 साल से एस्ट्रोलॉजी में ही सुबह, मतलब कोई दिन नहीं जाता होगा मैं कोई एक चार्ट ना खोल के देखूं। केतु साइकोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब चीजों का प्लैनेट है। उसमें अगर आप वो करने लगो तो सबसे बढ़िया। 8th लॉर्ड की दशा चलती है, मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ो भाई आप। आपका वही आपका आपका जो है निवारण हो गया 8th लॉर्ड की दशा का। करेक्ट। मेरा तो आत्मकारक ही 8 लॉर्ड है। और वो पढ़वाएगा आपको, कोई चॉइस ही नहीं है। करेंगे, और बहुत से डिस्कशंस हैं, बहुत सी बातें सर एक चलती हैं। जेमिनी की शायद आपने पहले क्लास करी थी, मेरे को एक जेमिनी पे थोड़ा सा और बात करनी है, मतलब सर बहुत ही दिल होगा, के करीब है मेरा टॉपिक वो। एकदम आई इसी थिंक बार होगा सर, अभी नहीं, अभी कुछ बहुत लंबा हो लेटर, जाएगा। हाँ, हाँ हाँ। लेटर इन द वी वी ईयर आर वी आर ब्रिंगिंग, सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है, वी आर ब्रिंगिंग द bring a full course for you. फाइन कोर्स ऑल्सो। और अभी इसके लास्ट लास्ट में जेमिनी का सर से एक दो क्लास मैं करवाऊंगा। मार्क बोनी सर का इंग्लिश वाले को मैंने रिक्वेस्ट किया सर से, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके हाँ, सर पूरा समझाएंगे, बट पहले बेसिक एंड देन कर्म कासा, बिकॉज बहुत जन को यही नहीं पता कर्म कासा कर्मा ये वो लग्न है कारा क्या। काम वो हाँ, बहुत कारा बात काम। की कारा बात, काम। बहुत बात की, हाँ, फाइन, वो थोड़ा सो बात की दीज बात। आर वी विल डू इट। हम्म, फाइन, एंड सर एक बार शेयरिंग बंद कर दीजिएगा। हाँ, एंड लिटरली आई रिकॉर्डिंग, वांट टू टेल यू सर कि रिकॉर्डिंग। आज मैं आराम से बैक सीट लेके बैठ के मुस्कुरा के सुन रहा था। अरे भाई थैंक यू। लिटरली मजा आ गया। मैंने पढ़ा बहुत है लघु पराशरी के बारे में, बट जिस वे से आपने एक्सप्लेन किया, और सबसे बढ़िया बात क्या है सर, हम एज अ बिगनर सुन रहे थे, हमें कुछ नहीं मालूम था, और आपने बकायदा त्रिशदाय, उपचय, आपने उस सबको जो डेफिनेशन दिया ना एक तरह से, उसके बाद आप आके ले गए, इट वाज फैबुलस। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि उनका फ्लो जो है संदीप जी का, वो उनका ही है। अरे नहीं है। भाई जो मैं इतने दिन से बीएनएन में कहता हूँ ना, व्हाई आई सेड द फ्लो यू विल, मतलब मंत्र मुग्ध करने वाला फ्लो, वो दैट्स है।
वो भाई सुनने आई हैव। सुनने वाले अच्छे हों और आप सब लोग इतने शिद्दत से करते हो तो बोलने वाले को तो मजा आ ही जाता है। बहुत बढ़िया सर। सूरज आगे सर, सर, सूरज आप सर, जो प्रॉमिस किए वो सेशन लाना है। हाँ अर्जुन जी जी बोलिए। अर्जुन जी। सर एक सवाल संदीप सर से है। संदीप जी सर सर। हाँ थोड़ा सा कि आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन आपकी मास्टरी से रिलेटेड है सर। जो पुराने जैमिनी के एस्ट्रोलॉजर थे, जो देवज्ञ थे, उन्होंने राहु केतु को कंसिडर नहीं किया, लेकिन कुछ मॉडर्न कह लो या अभी के एस्ट्रोलॉजर कह लो, उन्होंने राहु केतु को जैमिनी में लिया है। तो नहीं, सर पुराने उसको जब आप जैमिनी, एक मिनट देखो, सवाल का आधार सही होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि हम्म, पुरानों ने राहु केतु को कंसिडर नहीं किया, उससे क्या मतलब है वो बताओ। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है हम्म। कि जो अभी उन्होंने राहु केतु को लिया है, जैसे जो 8-10 कुछ दो राय हैं राहु केतु को, किसी आप ने चर कारक माना आप है। चर कारक की बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, चल नहीं, मतलब ऐसा है कि चर हम्म, कारक की परिभाषा बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी आती है, जैमिनी सूत्रों हम्म, में भी आती है, और वहां पे कुछ हम्म, एक आधे संस्कृत के वर्ड्स हैं जिनको लेके डिबेट हो गया। हम्म। दैट्स ऑल। तो मैं मेरा मेरा ये पूछना है कि हम्म। आपके नजरिए से हम्म। जेमिनी में इनको एज ए चरकारक लेना सही है या नहीं है? आपके प्रोस्पेक्टिव से क्या भाई, लगता है? जिनसे मैंने पढ़ी और जिनसे मैंने समझा, राव साहब, हम्म, माधवनी साहब, और मेरी अपनी उनसे पढ़ने के बाद मेरा बिलीफ है कि 7 ही चरकारक हैं, 8 की ओके, जरूरत नहीं है। ओके, ओके, बस ठीक सर, थैंक है यू, ना? 7 में थैंक हो यू, जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी। सो मच। गुड एंड नाइट, दिस विश यू ऑल द ऑल्सो बेस्ट। शोज, जस्ट जो लास्ट गुड लाइन नाइट आपने सर। कहा ना, जिनसे मैं पढ़ा, वो गुरु तत्व और गुरु की महत्वता बताते हैं। अरे, थैंक यू सो मच संदीप जी। आज गुरु सर पूर्णिमा के दिन थैंक जिस यू। तरीके से आपने थैंक यू। लाया थैंक यू, हम लोग को यहाँ तक, Thank you, उसके लिए sir. बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड एंड विल मीट राधे अगेन। राधे यस। सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सर, राम थैंक राम यू, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।